कि जीवन में हर वक्त बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर को तोड़ दे ऐसे शीशा बनने की तलाश करो। ऐसा शीशा बनने की तलाश करो। नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2026 को टारगेट करते हुए हम चला रहे हैं एक ऐसी दमदार टेस्ट सीरीज जिसमें क्वेश्चन के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ बना दिया जाता है। और यह निचोड़ जो है फैक्ट के रूप में जो 2026 की प्रीलिम्स में मील का पत्थर साबित होगा, वैसे ही कुछ फैक्ट जो है आपको हर क्वेश्चन के अंत में देते हैं। और क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन से जितने भी जो है महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी आसपास के फैक्ट होते हैं, मेरा मतलब है क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक की कवर करने की जो हमारी स्ट्रेटजी है उसी का हम क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। आज है 58 नंबर की टेस्ट सीरीज, ये होने वाली है इंडियन ज्योग्राफी की। जैसा कि विदित है आपको कि हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट सीरीज से मतलब एक है यूनिट से 3 टेस्ट सीरीज करते हैं जो कि विभिन्न पार्ट्स में होती हैं, और उसके बाद में एक टेस्ट सीरीज ऐसी करते हैं इसमें संपूर्ण यूनिट को क्या करते हैं, कवर करते हैं। अभी पार्ट वाइज चल रही है अपन यूनिट 3 की टेस्ट सीरीज इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, जिसमें आज हम देखेंगे यूनिट 3 का पार्ट ए, और इसमें होने वाला है भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झील। ये देखिएगा, इस क्लास के अंत में जो है आप महसूस करेंगे ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग से जो है रिवाइन हो चुकी हैं, और बार बार क्या है रिवीजन हम करते ही रहते हैं, साथ ही साथ में अपना टेस्ट भी चलता है। तो चलिएगा, इस अगर आगाज श्रृंखला में आप भी जुड़ना चाहते हैं और एमपीपीएससी को अपना सफलता का वर्ष मनाना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा और लगातार जो है प्रयास करिए। चलतिएगा, देखते हैं। तो ये हमारी क्या होने वाली है, टेस्ट सीरीज जो है होने वाली है। चलिएगा, अपन पहले क्वेश्चन पर जो है जंप करते हैं, और ये हो जाएगा हमारा पहला प्रश्न। चलिएगा, पहला प्रश्न है जहां आपसे कह रहा है, देखिएगा कुछ जो जिस प्रकार से आपकी प्रतिक्रिया आ रही है निश्चित रूप से हमारे लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया है, और इसी प्रकार से क्या कीजिएगा, अपना सहयोग बनाए रखिएगा। निश्चित रूप से आपकी जो है एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हमारे लिए जो क्या बनती है, प्रेरणा का स्रोत बनती है, और हम जो है हर दिन कुछ बेहतर करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और ये देखिएगा, थोड़ा सा समझेंगे यह किसके लिए है, यूनिट 3 का जो है, जो हमारा यूनिट 3 का सिलेबस है, किसके लिए, एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स है 2026 का न्यू पैटर्न वाला सिलेबस है, उसमें जो यूनिट 3 दी हुई है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी है, उसमें जो पहला पॉइंट है खास तौर से आपका पर्वत, पहाड़, पठार, नदियाँ और झीलें। निश्चित रूप से लिख कर ले लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन 100% यहाँ से जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और इसी क्लास से जो है आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, गारंटी है मिल जाएगा आपको एक प्रश्न। ठीक है, परीक्षा में जो है एक प्रश्न मिल जाएगा, बस ध्यानपूर्वक क्या करना है, आपको देखना है। अपन कुल क्या करते हैं, एक यूनिट से क्या कर रहे हैं, 4 टेस्ट कर रहे हैं। पहले में पार्ट वाइज करेंगे, दूसरे में करेंगे, तीसरे में करेंगे, और अंततः हमारी चौथी टेस्ट सीरीज जो इन तीनों पार्टों को मिलाकर यानी पूरी यूनिट को क्या होगी, कवर करने वाली होगी। प्रीलिम्स के लिए इतना क्या है, काफ़ी होता है। और हर दिन जो है अपन क्या चालू है ही, हर दिन आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, आपकी जो है पीडीएफ की मांग रहते हैं, तो पीडीएफ भाई जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको खोलना होता है। यूट्यूब में जो हम सब वीडियो देखते हैं आप, उस वीडियो में जो है नीचे लिखा रहता है, वहीं पर टाइटल के नीचे मोर, उस मोर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है। वहीं पर जो जितनी भी मेरी क्लासें होती हैं वो सभी पीडीएफ भेज जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस की हो, या फिर कोई भी और भी क्लास हो, वहीं पर अपडेट मिलता है। चलिएगा, अब जो है हम क्या करते हैं, अपनी चर्चा करते हैं। ये हमारी 58 नंबर की टेस्ट सीरीज है, और 58 नंबर की टेस्ट सीरीज में जो हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें जस्ट मिनट, 1 सेकंड का मुझे क्या देंगे, समय देंगे, ताकि अपन क्या कर सकें और अच्छे से थोड़ा सा स्पष्टता कर सकें। चलिएगा, यूनिट 3 का जो है यूनिट 3 का सॉल्यूशन मेरे पास में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अपन देखते हैं, हमें दिक्कत होगा देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारे पास में है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अगर इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, तो पहली बात इसका नाम ध्यान रखना है कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है। और जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका भी पीडीएफ पैनल का बनता है और आपको टेलीग्राम पर मिलता है। गॉडविन ऑस्टिन है, इसी को क्या कहते हैं, केटू कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, यह जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और जो आप जानते हैं कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है, कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, इसे पार हिमालय भी कहा जाता है। और इस ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, 3 श्रेणियां हैं। पहली है आपकी काराकोरम, दूसरी है आपकी लद्दाख, और तीसरी है आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी। ये तीनों की तीनों पर्वत श्रेणियां किसकी हैं,
आप कहेंगे ट्रांस हिमालय की है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है काराकोरम। ये कहाँ पर, सॉरी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? काराकोरम पर्वत श्रेणी हो जाएगा। अब जो है प्रश्न से हम क्या देखते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं जो क्या है आपके पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। देखिएगा, अगर आपसे पूछे ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित सबसे प्राचीन भाग कौन सा, मतलब जो ट्रांस हिमालय है हमारा, जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, यह हिमालय के पहले स्थित है, हिमालय के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमालय के उत्तर में स्थित है। और ये क्या है, हिमालय से भी क्या है, पुराना भाग है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ट्रांस हिमालय मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक है आपकी काराकोरम, दूसरी है आपकी लद्दाख है, और तीसरी है आपकी जास्कर। अगली बात करें, जो काराकोरम श्रेणी है, यानी कि जो इन ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियों में से एक श्रेणी है, इसे क्या कहते हैं? एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। और यहाँ जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी, पॉइंट पर गौर करना फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि यह क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि यह K2 कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? यह जो है POK में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह POK में स्थित है, और POK वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। इसलिए अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वहां पर जवाब आप क्या देंगे? कंचनजंगा देंगे। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे, क्योंकि ये औपचारिक रूप से POK भारत का हिस्सा है, तो अगर भारत की पूछे तो आप K2 बता देंगे या गॉडविन ऑस्टिन बता देंगे। और K2 की ऊंचाई कितनी है आप क्या बताएंगे? 86 साथ ही साथ जो है यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी श्रेणी है जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में जो है विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली श्रेणी स्थित है। और जो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट राकापोसी है। और माउंट राकापोसी ही क्या है? विश्व की सबसे खड़ी चोटी या तीव्र ढाल वाली चोटी है। सिंधु जो नदी है वो क्या है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। जो अभी हमने 3 पर्वत श्रेणियां देखी, काराकोरम और लद्दाख जास्कर, इनके बीच से कौन सी नदी बहती है? तो आप क्या कहेंगे? सिंधु नदी। प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिंधु नदी किस दो घाटियों के, मतलब दो पर्वत श्रेणियों के समांतर बहती है? तो आपका जवाब क्या होगा? लद्दाख और जास्कर के समांतर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर क्या स्थित है फ्रेंड्स? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जो विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ऑपरेशन मेघदूत, क्या ऑपरेशन मेघदूत आपसे परीक्षा में पूछा जाता है? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत जो है भारत सरकार ने चलाया हुआ था कारगिल युद्ध के समय पर। और इस युद्ध के माध्यम से सियाचिन ग्लेशियर जो पाकिस्तान कब्जा में ले चुका था उसको भारत ने वापस जीता हुआ था। तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? सियाचिन ग्लेशियर से। अगली बात करें ITCZ। ITCZ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे। जो ट्रांस हिमालय है, मान लीजिए ये क्या है? ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय के जो नीचे क्या स्थित है? महान हिमालय इस प्रकार से स्थित है। तो इन दोनों को विभाजित करने वाली रेखा है, उस रेखा को क्या बोलते हैं? ITCZ बोलते हैं। इंडो सांको सचर जोन जो है बोलते हैं। ये ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से क्या करता है? अलग करता है। इतने फैक्ट याद कर लीजिएगा, आपका जो इतना ही पेपर पूछा जाएगा भाई। अभी तक जो है MPPSC इतने से बाहर नहीं गया है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी विशाल चोटियां हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी विशाल चोटियां हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? आप कहेंगे हिमालय की जो है मुख्यतः 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक महान हिमालय है, एक मध्य हिमालय है, एक क्या है? लघु हिमालय है। तो ये प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन से हिमालय पर स्थित है? क्या यह है शिवालिक हिमालय पर स्थित है, यह लघु हिमालय पर स्थित है, यह जो है महान हिमालय पर स्थित है, यह ट्रांस हिमालय पर स्थित है? मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह जो है सभी के सभी जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो महान हिमालय पर स्थित है। हमारा प्रश्न किससे है? महान हिमालय से है। तो चलिएगा महान हिमालय से जुड़ी जो अन्य बातों को क्या करते हैं? जानते हैं। तो उत्तर सही जवाब हो जाएगा महान हिमालय। देखिएगा, महान हिमालय या बृहत हिमालय जिसे कह देते हैं, हिमालय की क्या है? सबसे ऊंची और सबसे सतत श्रेणी है। ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची श्रेणी है, भारत की ही नहीं। कौन? महान हिमालय। और यहाँ पर अगर देखेंगे महान हिमालय में कौन कौन सी चोटियां स्थित हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई आपको कितनी देखने को मिल जाएगी? 88 जो है मीटर देखने को मिल जाएगी। और ये कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा, नेपाल में स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, इसे क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कितनी ऊंचाई देखने को मिलती है आपको? 78-16 लगभग देखने को मिल जाती है। और 78-16 देखने को मिल जाती है, सिक्किम में स्थित है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है 75 के लगभग 7500 के समथिंग नंदा देवी देखने को मिल जाती है। भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कहाँ पर स्थित है? आप क्या बताएंगे? उत्तराखंड में स्थित है, महान हिमालय के अंतर्गत।
नामचा बरवा पर्वत श्रेणी जो है पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पर स्थित है बताएंगे, यह जो है अरुणाचल प्रदेश में आपकी स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। संरचना अगर देखेंगे, किसकी संरचना? पूरी की पूरी बातें महान हिमालय से संबंधित हो रही हैं, ध्यान रखिएगा, जो व्याख्या है आपके उसी से संबंधित रहती है। संरचना यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जो महान हिमालय रहता है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और इसका जो कोर ग्रेनाइट से बना हुआ था, यानी कि इसका जो केंद्रीय भाग है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ। एमसीटी देखिए क्या है, तो आपको पूछे कोई कि जैसे क्या है भाई, ऊपर कौन सा हो जाएगा? महान हिमालय हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? लघु हिमालय हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हिमालय हो जाएगा। तो महान हिमालय और लघु हिमालय जो दोनों जिस रेखा के माध्यम से डिवाइड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एमसीटी बोलते हैं, या मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। यह महान हिमालय को जो है लघु हिमालय से अलग करता है। हिमनद की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कौन से हिमनद को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर, यानी कि महान हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं? तो यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है, यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसी से यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल शिमला, ध्यान रखिए कौन कौन से पर्यटक स्थल पूछ रहा है। एक जो आपका शिमला, कुल्लू मनाली, ये हिमालय की किस श्रेणी में स्थित हैं? तो ध्यान रखिएगा, महान हिमालय में है, लघु हिमालय में है, या शिवालिक हिमालय में है, या फिर ट्रांस हिमालय में है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जो है लघु हिमालय में स्थित है, और लघु हिमालय को क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय बोलते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, ये ऊपर का कौन सा हो जाएगा? महान हिमालय। ये कौन सा हो जाएगा? लघु या मध्य हिमालय। सबसे नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। इसमें से जो मध्य हिमालय है, जैसे लघु हिमालय भी कहते हैं, इसमें शिमला और कुल्लू मनाली जैसे जो है प्रमुख पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय में स्थित। चलिए मध्य हिमालय से जुड़ी हुई कुछ और बातें देखते हैं। देखिएगा, लघु हिमालय को ही क्या कहते हैं? मध्य हिमालय कहा जाता है। यह जो है महान हिमालय के दक्षिण में स्थित, देखिएगा भाई, ये महान हिमालय हो गया, और इसके दक्षिण में क्या हो जाएगा? आपका लघु हिमालय हो जाएगा। महान हिमालय के उत्तर में क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाएगा, जिसमें 3 श्रेणियां हमें देखने को मिल जाती हैं। इसे क्या कहते हैं? हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी मुख्य श्रृंखला जो पीर पंजाल है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। ध्यान रखना, जो लघु हिमालय है, ऊपर से नदियां आती हैं, तो नदियों के कारण यह जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कट चुका है, यानी कि श्रेणियों में कट चुका है, जिसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी श्रेणियां हैं लघु हिमालय में? आप कहेंगे पीर पंजाल श्रेणी है, जो कि इसकी सबसे लंबी श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी है, नागटिब्बा श्रेणी है, और महाभारत श्रेणी है। 4 श्रेणियों में जो है लघु हिमालय बटा हुआ है। क्यों बटा हुआ है? क्योंकि महान हिमालय से ऊपर से नदियां निकलती हैं, इसे काट देती हैं। आगे बात करते हैं, लघु हिमालय में जो है कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, और ढालों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग, जैसे गुलमर्ग घास का मैदान इसका उदाहरण है, और उत्तराखंड में इन्हें क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयार कहा जाता है। ध्यान रखना, गलती मत करना भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे बुग्याल या पयार क्या है, तो मध्य हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान है, जो कि उत्तराखंड में कहते हैं। ऐसे ही मैदान जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुलमर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पर्यटक स्थल स्थित हैं मध्य हिमालय में? यहाँ पर देखेंगे शिमला स्थित है हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में, नैनीताल भी उत्तराखंड में स्थित है, रानीखेत भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। जैसे यहाँ पर पर्यटक स्थल या हिल स्टेशन, जैसे हमारे यहाँ पर पचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? आपके मध्य हिमालय के अंतर्गत स्थित हैं। उम्मीद है आपको जो है क्या है, मजा आ रहा होगा। चलिएगा अगली बात करते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अभी हमने देखा हुआ था, ध्यान रखिएगा, लघु हिमालय है, महान हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, या कश्मीर हिमालय है। अगर हिमालय को हम देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? आपका ट्रांस हिमालय हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका महान हिमालय हो जाएगा। महान हिमालय के नीचे कौन हो जाएगा? लघु हिमालय हो जाएगा। लघु हिमालय के नीचे कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय को क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्या पूछता है? सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, या सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? उसी को नवीनतम कहते हैं, क्योंकि सबसे बाद में जो है इसका निर्माण इसी का हुआ है। सबसे पहले ये निर्मित हुई है, फिर ये निर्मित हुई है, फिर ये निर्मित हुई है, सबसे अंत में ये हुई है। तो नवीनतम कौन सी हो जाएगी? बाहर की सबसे श्रेणी हो जाएगी, और बाहर की श्रेणी का ही नाम क्या है? शिवालिक श्रेणी नाम है, ध्यान रखिएगा। तो क्या सही जवाब हो जाएगा आपका? फ्रेंड्स शिवालिक श्रेणी सही हो जाएगा। अब शिवालिक श्रेणी के बारे में जो है देख लेते हैं। अभी तक देखिएगा, हम ट्रांस हिमालय के बारे में सभी प्रश्न देख चुके हैं, महान हिमालय के बारे में देख लिए हैं, लघु हिमालय में देख लिए। अब शिवालिक हिमालय को क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? शिवालिक हिमालय हो जाएगा। देखिएगा, शिवालिक हिमालय को क्या कहते हैं? पहली बात ध्यान रखना है, इसे क्या कहा जाता है? तो बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। आप क्या करेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिए। क्या कहते हैं इसे? बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और हिमालय की सबसे क्या है? दक्षिणी श्रेणी है भाई। देखिए ना, यहाँ से देखिए ना, सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी। ये आपकी ट्रांस हिमालय हो जाएगा, ये आपका
महान हिमालय हो जाएगा, ये आपका लघु हिमालय हो जाएगा, ये आपका शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ये क्या है, सबसे दक्षिणी श्रेणी है और सबसे नई श्रेणी है, आपको समझ गए होंगे। दून और द्वार, अगर आपसे पूछता है घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तब आप क्या बताएंगे, लघु हिमालय में या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछता है कि घाटियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो शिवालिक हिमालय में पाई जाती हैं। और ऐसी ही घाटियों के उदाहरण है दून और द्वार। तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो है कुछ घाटियां की पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में क्या कहते हैं, दून कहते हैं, और पूर्व में क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। द्वार का मतलब हो जाएगा, उदाहरण जैसे हरिद्वार शहर हो जाएगा, और दून में जो कौन सा शहर हो जाएगा, देहरादून शहर हो जाएगा। ये क्या है, एक प्रकार की घाटियों में जो है बसी हुई है। तो क्या आपको समझ में आया। अगर आपसे पूछता है घाटियां दून और द्वार घाटियां तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, ये शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, यानी कि यहाँ देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछता है बुग्याल और पयार गुलमर्ग ये घास के मैदान पूछता है, तो ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, मध्य हिमालय में देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। मिट्टी, शिवालिक हिमालय में देखेंगे यहाँ पर कंकड़ और जलोढ़ अवसादों से बनी हुई मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि मेरे भाई ऊपर से नदियाँ निकल करके आती हैं, तो मिट्टी जो होती है छोटे छोटे कण वाली होती है, वो तो पानी के साथ में बह जाती है, लेकिन जो कंकड़ पत्थर होते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, और यहीं पर नदियाँ जो क्या हो जाती हैं, विलुप्त भी हो जाती हैं, क्योंकि उनका पानी नीचे नीचे बहता रहता है, ऊपर क्या रहते हैं, पत्थर रहते हैं। तो ये अभी हम जब मैदान पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं, जो आपका भाभर मैदान होता है, क्या होता है भाभर, वहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो ऐसा ही मैदान होता है। आगे बात करते हैं HFF, क्या हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो होता है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है, यह क्या करता है, शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से क्या करता है, अलग करता है। ये क्या है भाई साहब, सबसे नीचे जो है शिवालिक हिमालय है, और इसके नीचे जो शुरू हो जाता है वो क्या है, उत्तर का विशाल मैदान शुरू हो जाता है, जो गंगा का मैदान और जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान सिंधु के मैदान में विभाजित है। तो इन ये मैदान जो है, उत्तर का विशाल मैदान और शिवालिक के मध्य में जो एक विभाजक रेखा पाई जाती है, उस विभाजक रेखा को क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है बोलते हैं। यह जो क्या करती है, शिवालिक को जो उत्तर के मैदान से अलग करती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, हिमालय को ही क्या कहा जाता है, चुरिया मुरिया पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपाल में जो है इसी को क्या कहते हैं, चुरिया मुरिया, चुरिया मुरिया पहाड़ी किसे कहा जाता है, चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ जो है किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं, शिवालिक हिमालय को ही कहा जाता है। कहाँ पर, नेपाल में। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित पटकाई बूम और लुसाई पहाड़ियां किसका हिस्सा है। आप क्या बताएंगे, ये किसका हिस्सा है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देखेंगे ये किसका हिस्सा, क्या अरावली पर्वत का हिस्सा है, क्या यह हिमालय के पूर्वांचल का हिस्सा है, राजमहल की पहाड़ियां का, मेघालय का। ध्यान रखिएगा, हिमालय जो पूर्व में विस्तृत है, अब देखिएगा मैं मैप से बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं ध्यान से जो है पूर्वी भारत का मैप बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पूर्वी भारत का जो है, ये एक मैं छोटा सा, मुझसे इतना अच्छा मैप नहीं बनता, लेकिन फिर भी क्या है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये पूर्वी का जो है, पूर्वी भारत का क्या बनाया मैंने, मानचित्र बनाया। अब इसमें अगर मैं स्टेट डिवीजन कर दूँ, तो ये वाला राज्य जो है आपको यहाँ से इस प्रकार से जो ये राज्य देखने को मिलता है, ये कौन सा राज्य हो जाएगा, ये आपको जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इधर जो ये राज्य देखने को मिल जाएगा, ये मेघालय राज्य देखने को मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो क्या हो जाएगा, आपका नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड के नीचे जो है मणिपुर हो जाएगा, और मणिपुर के नीचे जो है ये आपको क्या देखने को मिलेगा, मिजोरम। और ये वाला जो राज्य यहाँ से यहाँ तक के कोने में देखने को मिलेगा, ये कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। अब यहाँ पर बीच का राज्य कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ स्थित हैं। इनमें से अगर अरुणाचल प्रदेश में बात की जाए, तो यहाँ पर स्थित है डाफला पहाड़ी, ये डाफला हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी, ये अभोर हो जाएगी, ये मिसमी हो जाएगी। ये चार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, क्रम पूछ लेता है आपका। ये डाफला हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी, ये जो है अभोर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मिसमी हो जाएगी। ठीक है, मिसमी हो जाएगी। तो ये जो चार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, पूरी की पूरी अरुणाचल प्रदेश में है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में एक और पहाड़ी स्थित है, जिसका नाम है क्या, पटकाई बूम पहाड़ी। क्या नाम है, इसी का नाम है, ये है आपकी पटकाई बूम, पटकाई बूम पहाड़ी। ये भी कहाँ पर स्थित है, आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा नागालैंड में स्थित है नागा पहाड़ी, मणिपुर में स्थित है मणिपुरी की पहाड़ियाँ, मिजोरम में स्थित हैं मिजो हिल्स स्थित है, मिजो हिल्स, और त्रिपुरा में जो है त्रिपुरा पहाड़ियाँ स्थित है। क्या प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा, जो नागालैंड पहाड़ियाँ हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा, माउंट सारामती जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, माउंट सारामती। क्या, माउंट सारामती जो है नागालैंड की सबसे मतलब ऊंची चोटी है नागा पहाड़ियों की। जो मिजोरम की पहाड़ियाँ हैं, क्या है, जो मिजोरम की पहाड़ियाँ हैं, सॉरी, जो मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, इन्हें क्या बोल देते हैं, लुसाई की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है। तो लुसाई की जो है पहाड़ियाँ, लैमाटोल की पहाड़ियाँ, लुसाई की पहाड़ियाँ, दोनों जो है यहीं पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर मिल जाएंगी आपको लैमाटोल की पहाड़ियाँ, लैमा
टोल की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पर जो है आपको लुसाई की पहाड़ियाँ, उल्टा हो गया भाई साहब, क्या हो गया, उल्टा हो गया, थोड़ी सी जो है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगी आपकी जो है लुसाई की पहाड़ियाँ, यहाँ क्या हो जाएंगी, यानी कि मणिपुर में जो है लुसाई की पहाड़ियाँ हो जाएंगी, और यहाँ पर हो जाएंगी आपकी लैमाटोल की पहाड़ियाँ। क्या हो जाएंगी, लैमाटोल की पहाड़ियाँ। और लैमाटोल की जो पहाड़ियाँ हैं, यानी कि जो मिजोरम राज्य में जो पहाड़ी स्थित है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिसे लैमाटोल की पहाड़ियाँ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत भी बोल देते हैं इसी को। ब्लू माउंटेन जो है सबसे ऊंची चोटी है, और ये पीएससी 2020 का प्रश्न उठा करके देख लीजिए, पूछा गया है। मिजोरम जो राज्य है, यहाँ पर नदी द्वारा निर्मित कुछ जो संरचना पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं, मेलासिस बेसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेलासिस बेसिन बोला जाता है। तो ये प्रश्न भी एमपीपीएससी 2022 के पेपर में उठा करके देख लीजिए, अगर मेलासिस बेसिन किस राज्य में स्थित है, मिजोरम में स्थित है। तो यही प्रश्न पूछा गया कि भाई पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित जो पटकाई बूम की पहाड़ियां, लुसाई की पहाड़ियां किसका हिस्सा है, हिमालय का ही पूर्वी विस्तार कहलाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी गारो पहाड़ी, यहाँ पर गारो मिल जाएगी, खासी मिल जाएगी, जयंतिया मिल जाएगी, मेकेर मिल जाएगी, रेंगमा मिल जाएगी। ये 5 पहाड़ियां जो है इस प्रकार से यहाँ पर स्थित हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है ये कहलाता है। व्याख्या देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि जो पूर्वी हिमालय है, जो पूर्वी हिमालय यहाँ पर दिहांग गार्ज के बाद का जो हिमालय है दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। जैसे बात करें, मैं अगर मैप से बात करूँ, जैसे हिमालय क्या आता है, महान हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर दिहांग गार्ज है, ऐसे जो है हिमालय की श्रृंखला मिल जाती है, और अंततः ये जो है अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो हिमालय कहलाता है इसे क्या कहते हैं, पूर्वी हिमालय कहते हैं, जो दिहांग गार्ज से मुड़ जाता है। अगली बात करते हैं, जो पूर्वी हिमालय की प्रमुख पहाड़ियाँ वो कौन कौन सी हैं। पटकाई बूम है, अभी हमने देखा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। नागा हिल्स है, मीजो हिल्स है, जैसे क्या कहते हैं, मीजो पहाड़ियों को जो है लुसाई पहाड़ियाँ कहते हैं। और जो जस्ट मिनट रुकेंगे भाई, अभी मुझे लगता है फिर से उल्टा हुआ है। मणिपुर की जो पहाड़ियाँ हैं ये कौन सी है आपकी, लैमाटोल की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। मणिपुर की पहाड़ियाँ जो है लैमाटोल की हो जाएंगी, और जो मीजो हिल्स हैं वो लुसाई की पहाड़ियाँ, मैंने क्या बताया हुआ है। तो देख लेते हैं, अगर देखिएगा कई बार जो पास पास में है कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वहाँ पर जो पिछली स्लाइड में जो भी पढ़ाया हुआ है वहाँ पर लिख करके, तो उसमें जो अंतर हुआ है, तो लुसाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है, मीजो हिल्स, यानी कि मिजोरम राज्य में जो हो जाएंगी लुसाई की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। शायद पहले सही बता रहा था, आज सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास में, जो मैं बिना सॉल्यूशन के बता रहा हूँ। तो ये इस बात को क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे, जो पिछली वाली स्लाइड अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें जो बताया हुआ। अब मणिपुर में क्या हो जाएंगे, लैमाटोल की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मणिपुर में जो है लैमाटोल की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। आगे बढ़ जाते हैं, म्यांमार सीमा पर जो है अराकोनियमा पर्वत भारत और म्यांमार को क्या करता है, बीच सीमा बनाता है। तो इधर पूर्वी भारत में जो क्या पड़ जाता है, म्यांमार जो है बगल में देश पड़ता है, तो उन दोनों के मध्य में जो सीमा बनाने का पर्वत कार्य करता है वो कौन सा है, अराकोनियमा है। अराकोनियमा कुछ और नहीं है, हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है। आगे बढ़ जाते हैं, विश्व की सबसे जो प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, विश्व की क्या है, पहली बात ध्यान रखना, जो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है, अरावली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। आप क्या सही बताएंगे कि गुरु शिखर जो क्या है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है आपको 1722 मीटर देखने को मिल जाएगी। धूपगढ़ जो है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आप क्या बताएंगे, सतपुड़ा पर्वत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक जो है आपको किसकी, मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको क्या मिल जाएगी, अमरकंटक देखने को मिल जाएगी। धूपगढ़ की ऊंचाई जो है आपको 1352 मीटर देखने को मिल जाएगी, और मैकल पर्वत की ऊंचाई जो है, सॉरी, जो अमरकंटक चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी देखने को मिलेगी, आप क्या बताएंगे, 1067 मीटर जो है देखने को मिल जाएगी। दोदा बेटा जो है आपको नीलगिरी पर्वत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, नीलगिरी पर्वत की, और 26 से 37 जो है इसकी क्या देखने को मिल जाएगी, 26-37 मीटर जो इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। अब प्रश्न किसका है, अरावली पर्वत का है। फ्रेंड्स से इस प्रकार से देखेंगे तो एक पर्वत विस्तृत है भारत में, और उसका नाम क्या है, अरावली पर्वत है। इसका विस्तार कितने राज्यों में देखने को मिल जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, इसका विस्तार जो है आपको कुछ हिस्सा गुजरात में देखने को मिलता है, अधिकतम हिस्सा जो इसका किसमें, राजस्थान में देखने को मिलता है, कुछ हिस्सा दिल्ली में, और कुछ हिस्सा आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर जो है 4 राज्यों में देखने को मिल जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे कि गुरु शिखर जो है ये क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण कब हुआ
था। तो आर्कियन युग में जो है इस पर्वत का निर्माण हमें देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? आर्कियन युग में जो है इसका हमें निर्माण देखने को मिलता है। कोई पूछे कि इससे कौन कौन सी इस पर्वत से नदियाँ निकलती हैं, तो आप क्या बताएंगे कि इससे नदियों की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से देखा जाए तो लूनी नदी यहाँ से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी देखने को मिल जाएगी आपको। यहाँ से जो है बनास नदी देखने को मिल जाएगी। लूनी आपकी अरब सागर में गिरती है, बनास जो है चंबल की सहायक नदी है। आगे बढ़ जाते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? गुरु शिखर जो है सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अरावली पर्वत जो है दिल्ली से गुजरात तक जो है फैला हुआ है और एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। वर्तमान में क्या है? ये अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है जो हवा और विभिन्न प्रकार के बल के कारण खिंच खिंच करके जो है क्या बन गया है? एक अवशेष के रूप में हो गया है। गुरु शिखर क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि कहाँ पर स्थित है? आबू पहाड़ियों में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिल जाती है। विभाजक अरावली जो है राजस्थान को दो भागों में क्या करता है? बांटता है। इसके उत्तर भारत के जो है जल विभाजक का भी कार्य करता है। जो सिंधु नदी का जो पानी है इधर की ओर नहीं आ पाता है, तो उसको जो है विभाजन के रूप में कौन कार्य करता है? यही कार्य करता है। खनिज की अगर बात की जाए, यहाँ पर आपको तामा जो है, खेतड़ी की खदान जो है तामा राजस्थान में ही स्थित है। तामा की जो उच्च गुणवत्ता वाला तामा यहाँ से निकाला जाता है और राजस्थान में एक खान स्थित है। सीसा की बात करें, जस्ता की बात करें, यहाँ से प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो क्या करती है? उत्तर भारत को क्या करती है? दक्षिण भारत से अलग करने का कार्य करती है। सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, अजंता पर्वत। अगर मैं छोटा सा अगर क्या करता हूँ, भारत का मानचित्र यहाँ पर बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिएगा, जैसे मान लीजिए इतना अच्छा मानचित्र यहाँ पर नहीं बना सकता मैं, तो अभी जो है मैं थोड़ा सी और अच्छा जो है बनाने का क्या करता हूँ, कार्य करता हूँ। चलिएगा, इतने में जो है आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये जो है मैंने क्या किया, भारत का मानचित्र बनाया और इधर देखेंगे तो आप जो ये वाला पर्वत देखेंगे इस प्रकार से, इस पर्वत का नाम क्या है? आप कहेंगे अरावली पर्वत है। अगर आप जो है इस प्रकार से यहाँ पर पर्वत देखेंगे, इस पर्वत का नाम क्या है? विंध्याचल पर्वत नाम है। और इस प्रकार से जो यहाँ पर पर्वत देखेंगे इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत नाम है। अजंता पर्वत जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। अब बताइएगा जो है आपका कौन सा ऐसा पर्वत होगा जो क्या करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत के रूप में डिवाइड करता है। देखिएगा, मुख्य रूप से बात की जाए तो नर्मदा नदी भी क्या करती है? आपको उत्तर भारत को दक्षिण भारत से डिवाइड करती है। तो आपका सही जवाब जो निकलने वाला है, क्या निकलेगा भाई? विंध्याचल, अरावली तो ये सतपुड़ा तो क्या है? पहली बात, अजंता तो है आपका नहीं होगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। अगर अजंता की गुफाएं जो है इसी पर्वत पर स्थित है। अरावली पर्वत जो है आपको पश्चिम में देखने को मिलता है, यह भी नहीं होगा। मुख्यतः अगर बात की जाए तो राजस्थान में बाकी 4 राज्यों में विस्तृत है। अब जो बात आती है सतपुड़ा और विंध्याचल की, क्या हमें करना चाहिए? मुझे लगता है विंध्याचल जो है ज़्यादा बेटर होने वाला है। चलिएगा देख लेते हैं। विंध्याचल आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत के बारे में जो है सब कुछ देख लेते हैं एक बार में। विंध्याचल पर्वत क्या होना चाहिए? कवर होना चाहिए। विंध्याचल श्रेणी जो है ये मालवा के पठार के दक्षिण में जो स्थित एक खंड पर्वत के रूप में है। और ये बात करें विस्तार जो है कहाँ कहाँ पर, जैसे मैं मान लेता हूँ ये क्या है आपका पूरा का पूरा जो है एक विंध्याचल पर्वत है। ऐसा नहीं मानते भाई, ऐसा मान लेते ये क्या है? विंध्याचल पर्वत है। और इस प्रकार से जो है इसका विस्तार 2 श्रेणियों के रूप में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये अगर बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत की बात करें तो ये गुजरात में भी विस्तृत है। गुजरात के बाद आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद आपको इसका अंतिम विस्तार जो है हमें झारखंड तक देखने को मिलता है। जो पारसनाथ की पहाड़ी है, ये जो झारखंड में स्थित है, ये इन्हीं का हिस्सा मानी जाती हैं। यह जो है गुजरात से क्या है, बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। आई थिंक झारखंड में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसमें भारनेर, भारनेर नहीं भाई बोलते, इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर शुद्ध रूप में? भांडेर बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो इसकी 2 श्रेणियां हैं, एक जो ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी, ये वाली श्रेणी का नाम है भांडेर श्रेणी और नीचे वाली श्रेणी का नाम है क्या है? कैमूर श्रेणी। तो किसकी 2 श्रेणियां हैं? कई बार प्रश्न पूछ लेता है। भांडेर और कैमूर जो है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुडविल। क्या नाम है? गुडविल जो है विंध्याचल पर्वत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। 752 मीटर ऊंची देखने को मिल जाती है। मध्य प्रदेश के आपको दमोह जिला में देखने को मिल जाएगी। यह जो है गंगा बेसिन और दक्कन के अपवाह तंत्र के बीच जो है जल विभाजक का कार्य करती है। अगर आपसे पूछे, खास तौर से अगर बात की जाए, ऊपर से यमुना नदी आती है, नीचे से सोन नदी निकलती है कैमूर पर्वत के नीचे से मैकाल पर्वत से, तो दोनों के मध्य में जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो बताइएगा, विंध्याचल पर्वत ही करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लाल बलुआ पत्थर यहाँ पर जो है खूब पाया जाता है। पत्थरों का उपयोग सांची की स्तूप और लाल किला में जो है किया गया है। यानी कि घर बनाने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायरमेंट होती है, चाहे सीमेंट हो, चाहे बलुआ पत्थर हो या फिर और प्रकार का पत्थर हो, विंध्याचल पर्वत में देखने को मिल जाता है।
चलिएगा आगे बात करते हैं। विंध्याचल के नीचे जो है आपको क्या मिल जाएगी, नर्मदा नदी देखने को मिल जाएगी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। फ्रेंड्स, कौन सी श्रेणी स्थित है, आप क्या बताएंगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी या मैकाल पर्वत श्रेणी। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश का मानचित्र यहाँ पर छोटा सा जो बनाऊंगा, कभी भी ध्यान रखिएगा मैप बनाने में इतना समय नहीं लेना है कि आपका मेन कंटेंट जो है क्या हो जाए, भूल जाए। कैसा भी मैप बने संकेत के रूप में क्या है होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपको जो है यहाँ पर एक पर्वत देखने को मिलता है। इस पर्वत का नाम है, आप कहेंगे विंध्याचल पर्वत। और जो है मध्य प्रदेश के निचले भाग में एक पर्वत देखने को मिलता है, इस पर्वत का नाम क्या है, आप क्या कहेंगे, सतपुड़ा पर्वत नाम है। यहाँ पर जो है इस प्रकार से अमरकंटक पर्वत श्रेणी है, और अमरकंटक पर्वत श्रेणी से क्या होती है, एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का नाम आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आप कहेंगे इस प्रकार से एक नदी निकलती है, और दरअसल इस नदी का नाम क्या है, आपका नर्मदा नदी है। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच, और नीचे देखेंगे यहाँ पर से जो निकलती है इस प्रकार से एक नदी बैतूल जिला से, इस नदी का नाम क्या है, ताप्ती नदी। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि ताप्ती और नर्मदा के मध्य में कौन सी नदी बहती है, आप कहेंगे इस पर्वत का नाम है सर विंध्याचल पर्वत। क्या नाम है, इसका नाम है जो है विंध्याचल पर्वत, और इस पर्वत का नाम क्या है, सतपुड़ा पर्वत। तो क्या जवाब निकल करके आ जाएगा, दैट इज राइट ऑप्शन, सतपुड़ा पर्वत जो है सही हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा, आप क्या बताएंगे, गुडबिल जो है सबसे ऊंची चोटी है, 752 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई आपको 1352 मीटर देखने को मिल जाएगी। महादेव पर्वत श्रेणी में ही यह होशंगाबाद में आपको देखने को मिल जाएगी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जो है आपको यह देखने को मिल जाती है। और यही श्रेणी कौन सी है, महादेव श्रेणी में ही आपको क्या मिल जाएगा, धूपगढ़ देखने को मिल जाएगा। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो देखने को मिल जाएगी उसका नाम क्या है, आप क्या बताएंगे, अमरकंटक है, और इसकी ऊंचाई जो है 1067 मीटर देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ जाते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या में देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सतपुड़ा श्रेणी जो है यह एक प्रकार का, ध्यान रखेंगे, बिलौक पर्वत है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटियों में जो क्या होता है, के बीच में स्थित है। तीन भाग जो है, जो सतपुड़ा पर्वत है, इसके तीन भाग है। कौन कौन से हैं, पहला भाग देखेंगे, एक भाग ये है, दूसरा है ये क्या है आपका, तीसरा है। इस भाग को क्या कहते हैं, राजपीपला श्रेणी। इसे जो कहते हैं पश्चिमी सतपुड़ा कह दिया जाता है, इसे ये मतलब पश्चिमी सतपुड़ा कहते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, पूर्वी सतपुड़ा के रूप में जाना जाता है। राजपीपला श्रेणी और महादेव श्रेणी, और जो है पूर्वी भाग ही क्या होता है आपका, मैकल श्रेणी के रूप में जाना जाएगा। पश्चिमी भाग जो है आपको किस नाम से, महादेव श्रेणी के नाम से जो है जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में इनकी गहराई से जो है अध्ययन करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के थ्रू पढ़ रहे हैं, इतनी आवश्यकता नहीं है इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ने पर। जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो महादेव श्रेणी पर स्थित है, जिसका नाम है धूपगढ़ है। धूपगढ़ जो है क्या है, 1350 मीटर, ध्यान रखिएगा, नवीनतम डाटा के अनुसार 1352 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। महादेव पहाड़ियों में जो है क्या है, ये चोटी स्थित है। मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे ऊंची चोटी। अगर जिला पूछे किस जिला में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, होशंगाबाद, जिसका नया नाम बदल करके नर्मदापुरम किया जा चुका है। अमरकंटक श्रेणी की बात करें, मैकाल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमरकंटक है, और जहां से क्या होती है, नर्मदा और सोन नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सह्याद्री के नाम से जानी जाने वाली भारत की पश्चिमी तट निम्नलिखित में से क्या है। क्या है भाई, पश्चिमी तट पूछ रहा है, क्या है, तो पश्चिमी तट के मुझे लगता है देखेंगे, तट शब्द जो है गलत है मुझे लगता है, तो पश्चिमी तट की जगह पर मैं क्या करूँगा, पश्चिमी घाट कहूँगा, क्योंकि भाई तट क्या होते हैं, ये मैदान के उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं, मैदान के उदाहरण हैं तट। तट की शब्द पर जगह पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये कह सकते हैं पश्चिमी घाट। क्या है, तो आप क्या कहेंगे, यह जो है एक कगार के रूप में देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, कगार के रूप में देखने को मिलता है मेरे भाई, तभी तो यहाँ पर बंदरगाहों को इतना विकास हुआ है। पूर्वी तट पर जो है इतने बंदरगाह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कगार नहीं देखने को मिलती है, वहाँ पर ऐसे फैलाव देखने को मिलता है, और फैलाव में जो है जहाज नीचे से आते हैं तो वो जो है थल पर पहुंच जाते हैं, इस तरह पर, इसलिए वहाँ बंदरगाहों का विकास कम हुआ है। बड़े बड़े बंदरगाह, चाहे मुंबई बंदरगाह हो, चाहे वो आपका कांडला बंदरगाह हो, चाहे वो आपका जो है बड़ौच बंदरगाह हो, आपको इसी साइड में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर चित्र बनाता हूँ छोटा सा, ताकि चीज़ें स्पष्टता हो सके। मैं दक्षिण भारत का क्या बनाया, ये मानचित्र बनाया। इधर जो है आपका क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ दोनों साइड। इस साइड के पानी को हम अरब सागर के नाम से जानते हैं, और इस साइड के पानी को हम बंगाल के खाड़ी के नाम से क्या है, जानते हैं। दोनों को जो है हिंद महासागर के रूप में जाना जाता है। अगर ध्यान से देखेंगे
तो ये वाला जो है आपको पर्वत जो है, इस पर्वत को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, और जो इस तरफ पर्वत है इसे क्या कहते हैं, पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। जहाँ पर दोनों पर्वतीय मिलते हैं उस मिलने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। हमारा सवाल किससे है, पश्चिमी घाट पर्वत से जो है हमारा लिया गया है। इस पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा, सह्याद्री। कई बार फ्रेंड्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सह्याद्री किसे कहते हैं, पश्चिमी घाट को कहते हैं। जो महान हिमालय है उसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हिमाद्री के नाम से। तो हिमाद्री और सह्याद्री में दोनों में अंतर जो है क्लियर रखिएगा। हिमाद्री मतलब हिम वाला भाग जो कि आपको वहाँ हिमालय में देखने को मिलेगा, सह्याद्री मतलब ये वाला भाग है। और इसकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी श्रेणियां देखने को मिलती हैं, पर्वत श्रेणियां। जैसे कि बात करें यहाँ पर आपको कुद्रेमुख जो है चोटी देखने को मिल जाएगी, क्या देखने को मिलेगी, कुद्रोमुख देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ब्रह्मगिरी श्रेणी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगी, ब्रह्मगिरी श्रेणी देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आपको कावेरी नदी उद्गम देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है आपको महाबलेश्वर पहाड़ी देखने को मिल जाएगी, जिससे जो क्या होता है, कृष्णा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। तो ये पहाड़ियों से क्या है, नदियाँ निकलती हैं, और ये नदियाँ जो है इधर की ओर प्रवाहित होती हैं, और ये नदियाँ प्रवाहित होकर के मलबा यहाँ से लेकर के ले जाती हैं, और यहाँ पर जो है डेल्टा के रूप में जमा देती हैं। तो ये वाला थल जो है फैला हुआ है, इधर का पर्वत वाला क्षेत्र, और यहाँ पर उत्थल मैदान का निर्माण होता है, जिससे यहाँ पर जहाज नहीं आ पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कई सारे बंदरगाह ज़्यादा देखने को मिलेंगे पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में कम देखने को मिलेंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, यह एक प्रकार की कगार का उदाहरण है। जो कगार क्या होती है, खड़ी प्रकार की होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। मजा आ जाए तो कमेंट में जरूर बताना है। ये पठार कगार का जो है एक प्रकार का उदाहरण है। और व्याख्या में देखेंगे, पश्चिमी घाट जो है ताप्ती कहाँ से शुरू होता है, जो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है। अगर देखेंगे ये क्या है, हमारा जो है इधर वाला ये घाट पश्चिमी घाट है। यहाँ पर एक नदी बहती है, ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी के बाद जो है ये दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम है कन्याकुमारी। ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक क्या है, फैला हुआ है, सतत रूप से पाया जाता है, बीच में कहीं कटा हुआ नहीं है। यहाँ पर दर्रे देखेंगे तो पश्चिमी घाट में दर्रे क्या होते हैं, जो पहाड़ियों के बीच में जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, दर्रे बोल देते हैं। यहाँ पर जो है आपको थाल घाट दर्रा देखने को मिल जाएगा, जो कि मुंबई और नासिक के बीच का रास्ता का निर्माण करता है। यहाँ पर भोरघाट दर्रा देखने को मिल जाएगा, जो मुंबई और पुणे के बीच रास्ता का निर्माण करता है। इसी प्रकार से यहाँ पालघाट दर्रा देखने को मिल जाएगा, जो कोच्चि को, जो केरल के कोच्चि शहर को तमिलनाडु के चेन्नई शहर से क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। जैव विविधता की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट क्या है, एक जैव विविधता स्थल भी। एमपीपीएससी 2024 का प्रश्न उठा करके देख लीजिएगा, आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा जैव विविधता स्थल है जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो पश्चिम घाट में जो है सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो अनाईमुदी जो है इस पर्वत की क्या है, पश्चिम घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पूरे दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर देखने को मिल जाएगी। यह चोटी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, आपका केरल राज्य में जो है देखने को मिल जाएगी। अगली बात कर लेते हैं, प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्या है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताइएगा। अभी हमने देखा हुआ है कि ये जो है हमने क्या बनाया, दक्षिण भारत का मानचित्र बनाया, और जो पूर्व की तरफ जो पर्वत स्थित है, अर्थात यहाँ पर जो पर्वत स्थित है, इसे क्या कहते हैं, पूर्वी घाट पर्वत कहा जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपको विशाखापट्टनम या जिंदा जिंदागढ़ा जो है देखने को मिल जाएगी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो दोदा बेटा जो है क्या हो जाएगी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। मलयगिरी जो है ये रामायण में देखने को मिलते हैं, उड़ीसा में जो है मलयगिरी पर्वत है, परशुराम यहाँ पर तपस्या करने के लिए आते थे। महेंद्रगिरी भी आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, उड़ीसा में जो है पर्वत देखने को मिल जाएगा। देख लेते हैं आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम पर्वत चोटी या जिंदगढ़ा जिसका दूसरा नाम है, इसी को क्या कहते हैं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। देखेंगे व्याख्या, जो पूर्वी घाट है आपका कहाँ से शुरू होता है, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक जो है विच्छिन्न रूप में फैला हुआ है। डिसकंटिन्यूअस मतलब क्यों होता है ऐसा, दरअसल अभी हमने चित्र के माध्यम से समझा हुआ था कि यहाँ पर जो पर्वत है, ये वाला पर्वत इसे पूर्वी घाट कहते हैं, और यहाँ उड़ीसा से लेकर के जो है यहाँ तक का भाग है वो क्या है, पूर्वी घाट है। इधर से क्या निकलती हैं, बहुत सारी नदियां निकलती हैं, नदियां क्या कर देती हैं, इसे काट देती हैं, इसलिए विच्छिन्न रूप में जो है देखने को मिलता है। ध्यान रखना, यूपीएससी लेवल में कथन कारण में ऐसे प्रश्न में फंसाता है आपको। अगली बात करते हैं, विच्छेदन का मतलब बात करें कि विच्छेदन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, जिंदागढ़ा जो है इसकी क्या सर्वोच्च चोटी है, 1690 मीटर है। पहले जो है महेंद्रगिरी को माना जाता था, लेकिन वर्तमान में क्या है, जिंदागढ़ा है।
विशेषता की बात करें, ये पश्चिम घाट की तुलना में जो है क्या है, कम ऊंचा और कटा-छटा पर्वत है, जबकि वहीं देखें जो पश्चिम घाट है वो ज़्यादा ऊंचा है उसकी। अब हमें ये कैसे ऊंचाई पता चलती है, तो अगर पश्चिम घाट की पर्वत चोटियों की ऊंचाई देखेंगे ज़्यादा है और पूर्वी घाट की पर्वत चोटियों की ऊंचाई हमें कम देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर आप ढाल देखेंगे तो नदियाँ जो क्या होती हैं, जिस तरफ को प्रभावित होती हैं, तो उस मैदान के ढाल को उसी दिशा में जो है मान लिया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के जो है मिलन स्थल को निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि जो मिलाता है उसे क्या कहते हैं, क्या बताएंगे आप कि अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, कार्डमम पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं या फिर पालनी की पहाड़ियां। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। दरअसल देखिएगा ये जो है मैंने क्या बनाया, दक्षिण भारत का जो है फिर से मानचित्र बनाया और इधर पर आप चलेगा, इधर पर आप जो है देखेंगे तो ये वाला पर्वत कौन सा है, आप कहेंगे ये पर्वत जो है कौन सा है, पश्चिमी घाट पर्वत है। और ये वाला पर्वत जो है, इस पर्वत को क्या कहते हैं, पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। और ये जहाँ पर दोनों पर्वत मिल जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नीलगिरी पर्वत है और नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलती है उसका नाम क्या है, आप क्या बताएंगे, दोदा बेटा जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। और नीलगिरी पर्वत में क्या है, ऊटी नाम का एक जो है हिल स्टेशन स्थित है, क्या स्थित है, ऊटी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है आपको एक जनजाति देखने को मिलती है, क्या नाम है, एक जो मतलब यहाँ पर पशुपालक जनजाति पाई जाती है, भाई उसका मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लेता है, वह जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, तो अभी देखेंगे, व्याख्या मिल जाएगा। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी आएंगे, ये भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको नीलगिरी पर्वत पता चला कि मिलान स्थल को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत की अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये जो है आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिल जाएगा, कर्नाटक में भी देखने को मिल जाएगा, केरल में भी, 3 राज्यों में जो है पर्वत फैला हुआ है। आगे बात कर लेते हैं, नीलगिरी पहाड़ियां जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देखिएगा, नीलगिरी पर्वत यह जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, कई बार प्रश्न आ जाता है। तो टोरा जनजाति जो है यहाँ पर निवास करती है और ये कैसी है, हस्बेंड्री जनजाति यानी कि पशुपालक जनजाति हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर पर्यटक स्थल की बात करेंगे तो ऊटी, जिसे उडग मंडल भी कहा जाता है, यहीं पर स्थित है। इन बातों को क्या रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है। क्या प्रश्न पूछता है, भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी क्या कौन सी है, क्या नीलगिरी है, क्या अन्नामलाई है, या फिर कार्डमम इलायची पहाड़ियां, या फिर नल्लामलाई पहाड़ियां हैं। देखिएगा मैं फिर से जो क्या कर रहा हूँ, दक्षिण भारत का मैप बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब भी अगर चीजें याद नहीं हो रही है ना, ध्यान रखिएगा, इतना बेस्ट जो है आपको नहीं मिलने वाला है सॉल्यूशन। देखिएगा दक्षिण भारत का मैप बनाया, ये वाली पर्वत श्रेणी क्या कहलाती है, आप क्या कहलाएंगे, पश्चिमी घाट। ये वाली पर्वत श्रेणी क्या कहलाती है, आप कहेंगे पूर्वी घाट। और जो इनके मध्य में जो है एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इसे क्या बोल देते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इन सबके दक्षिण में भी जो है एक पर्वत श्रेणी हमें देखने को मिल जाती है, क्या, एक यहाँ पर जो है आपको पर्वत श्रेणी देखने को मिल जाएगी। इस पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं, दक्षिण घाट पर्वत श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसे दक्षिण घाट पर्वत श्रेणी बोलते हैं। और इसके जो है मुख्यतः 3 भाग देखने को मिल जाते हैं। इस पर्वत श्रेणी में जो है कितने भाग देखने को मिलते हैं, 3 पहाड़ियां मुख्यतः देखने को मिलती हैं। दक्षिण घाट, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, दक्षिण घाट है पूरा का पूरा, और इसमें जो मैं 3 पर्वत श्रेणियां बना देता हूँ, जूम कर लीजिएगा अगर स्पष्टता नहीं आपको दिख रही है। इसमें से एक पर्वत श्रेणी आपकी ये है, और इधर जो है आपको एक पर्वत श्रेणी इधर देखने को मिल जाएगी, एक पर्वत श्रेणी इधर देखने को मिल जाएगी, एक पर्वत श्रेणी इधर देखने को मिल जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम क्या है, आप कहेंगे अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है, अन्नामलाई जो है पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और ये सबसे जो दक्षिण में स्थित है इसका नाम क्या है, कार्डमम पर्वत श्रेणियां है। क्या नाम है, कार्डमम, कार्डमम पहाड़ियां इसका नाम है। क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगे, इसका नाम कार्डमम पहाड़ियां हैं। और इधर जो स्थित है इसका नाम क्या है, पालनी पहाड़ियां हैं। क्या नाम है, पालनी पहाड़ियां हैं। तो ये 3 पहाड़ियां जो है दक्षिणी घाट पर्वत की क्या कहलाती हैं, हिस्सा कहलाती हैं। इनमें से आपको अगर सही तरीके से देख पा रहे हैं तो आप कहेंगे, प्रश्न पूछा सबसे दक्षिणी पर्वत कौन सा है, तो सबसे दक्षिण में आपको कार्डमम पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। कार्डमम पहाड़ियों का दूसरा नाम है इलायची की पहाड़ियां, यह आपको जो है केरल राज्य में देखने को मिल जाएंगी। वहीं जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, अनाईमुदी। क्या है, दिमाग को जो है ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो क्या बताएंगे आप, जो अन्नामलाई मतलब पर्वत श्रेणी है, और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, अनाईमुदी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुदी।
और इसकी ऊंचाई जो है आपको 26-97 मीटर जो है देखने को क्या बात करते हैं, 26-97-95 मीटर जो है ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगी। और यह किस राज्य में मिलेगी, तो आप कहेंगे केरल राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, ये सिर्फ दक्षिण इस पर्वत की ही नहीं, ये पूरी की पूरी दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को भी आप दिमाग में बैठाइएगा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है सब आपने देख लिया। अन्नामलाई नल्लामलाई जो है आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। अगली बात कर लेते हैं व्याख्या। कार्डमम या इलायची पहाड़ियां आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे, दक्षिणी घाट जो है क्या है, नीलगिरी के दक्षिण में जो स्थित है, पालघाट दर्रे द्वारा क्या होता है, अलग होता है। अन्नामलाई जो है यहाँ पर भारत की जो है सर्वोच्च चोटी यानी कि अनाईमुदी यहाँ पर स्थित है। और अनाईमुदी की ऊंचाई कितनी है, आप क्या बताएंगे, 26-95 मीटर है। भाई कितनी बार चीजें आपके सामने लिख जाती हैं, क्या याद हो रही है, नहीं। कार्डमम हिल्स जो है यह भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत अंतिम जो है दक्षिण पर्वत श्रेणी है, जो कि इलायची के लिए भी प्रसिद्ध है। इसलिए इसे इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलायची जो होती है ना, फलों की रानी किसे बोल देते हैं, फलों की रानी इलायची की हो बोला जाता है, इलायची को कहते हैं फलों की रानी, ध्यान रखिएगा। सैनकोट्टा दर्रा मदुरै को क्या करता है, कोट्टायम से जोड़ने का कार्य करता है। आगे बढ़ जाते हैं, ये हमारी क्या हो चुकी है फ्रेंड्स, अभी तक जो है पूरे के पूरे लगभग पर्वत हो चुके हैं। अब हम पठारों से जो है कुछ प्रश्न देख लेते हैं। मूलतः जो है आपको पठारों से कम प्रश्न बनते हैं, मालवा के पठार वगैरह पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश में अपन कवर कर लेते हैं। दक्कन का पठार जो है मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, तो बताइएगा भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ग्रेनाइट से बना हुआ है या बेसाल्ट से बना हुआ है, चूना पत्थर से बना हुआ है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि दक्कन का पठार का निर्माण जो है फ्रेंड सर किससे हुआ है, आप क्या कहेंगे सर जी कि इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ। किससे हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। और ज्वालामुखी के फलस्वरूप क्या निकलता है भाई साहब, लावा निर्माण, लावा बनता है। और लावा से जो है कौन सी चट्टानें बनती हैं, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। क्या है, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। यही आग्नेय चट्टानें क्या कहलाती हैं, बेसाल्ट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ठंडी होने के बाद जो यही जो है आपकी बेसाल्ट के रूप में जाना जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें होगी वहाँ पर कौन सी मृदा आपको देखने को मिलेगी, काली मृदा। और काली मृदा जहाँ पर होगी उसे हमेशा वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, कपास की फसल की प्रधानता देखने को मिलेगी। क्या सही जवाब हो जाएगा, क्या समझाने की इसमें कुछ जरूरत है, आप कहेंगे सर इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। दक्कन के पठार की अगर बात करें तो मुख्य रूप से इसका विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कपास के लिए जानी जाती है कौन सा, अगर पूछे कपास सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिल जाए, क्योंकि वहीं पर आपका क्या है, ये दक्कन का पठार है। और इसलिए काली मृदा को कपासी मृदा भी कह दिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, बेसाल्ट लावा जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देखिएगा, आपसे पूछे जो दक्कन ट्रैप है इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था, और ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन से जो है इसका निर्माण हुआ था। काली मिट्टी, ऐसे जिसे रेगुर भी कहते हैं, लावा चट्टानों के टूटने से जो है उपजाऊ काली मिट्टी क्या है, पाई जाती है, जो कपास के लिए क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। विस्तार की अगर बात करें, मुख्य रूप से सर्वाधिक विस्तार इसका किसका, दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश कर्नाटक में भी देखने को मिल जाता है। आकार की अगर बात करें, दक्कन का पठार जो है त्रिभुजाकार आकृति के रूप में देखने को मिलता है। कहूँ तो मैं क्या करूँ, चित्र के रूप में आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। चलिएगा, चलिए, जगह नहीं है भाई साहब मेरे पास, क्या है, जगह नहीं है, अन्यथा जो है मैं दिखा देता। जैसे छोटा सा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये मैंने दक्षिण भारत का क्या किया, मानचित्र बनाया। कई बार त्रिभुजाकार संरचना वाला प्रश्न आ जाता है। इधर पर आप कहेंगे कि सर जो है पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी है, इधर जो है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, इधर नीलगिरी है, इधर दक्षिण घाट है, यहाँ जगह ही नहीं। तो बीच में जो ये जगह बनती है, ये वाली जगह बचती है, इसी को क्या बोल देते हैं, दक्कन का पठार बोल देते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार जिसका दूसरा नाम शिलोंग का पठार है, भूगर्भिक रूप से जो है किसका विस्तार है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है आप समझ लेते हैं, क्या हिमालय का पर्वत का ये विस्तार है, तिब्बत के पठार का विस्तार है, या फिर प्रायद्वीप पठार का विस्तार है, या अराकोन योमा है। देखिएगा, तो ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा मैंने दक्षिण भारत बनाया। पहला शब्द समझिएगा, प्रायद्वीप किसे बोल देते हैं, तो किसी भी क्षेत्र, वह क्षेत्र जो तीन ओर से क्या होता है, पानी से घिरा रहता है, उसे क्या बोला जाता है, प्रायद्वीप बोला जाता है। आप कहेंगे क्या ये घिरा हुआ है, तो भाई देखिएगा, पूर्व में घिरा हुआ है, इधर देखेंगे पश्चिम में घिरा हुआ है, दक्षिण में भी जो है पानी से घिरा हुआ है। पूरा का पूरा भाग जो है ये अरब सागर है, ये क्या है, इधर वाला भाग बंगाल की खाड़ी है। पूरा दोनों को मिला दिया जाए इसे हिंद महासागर कहा जाता है। तीन ओर से घिरा है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और चूंकि यह है, इसमें जो है बहुत सारी पहाड़ी वाली संरचना है, तो उससे जो है पर्वत के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। जो संरचना मैदान के रूप में है, समतल रूप में, उसे पठार के रूप में जाना जाता है। आप कहेंगे कि जो लगभग ये वाला जो पठार है, ये वाला पठार है, इसे जो है प्रायद्वीप पठार के रूप में जो है जाना जाता है। ये वाला पठार जो है प्रायद्वीप पठार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ियाँ हो जाती हैं, यहाँ पर भी पहाड़ियाँ हो जाती हैं, यहाँ पर भी पहाड़ियाँ हो जाती हैं।
इसी पठार में जो है आपको विभिन्न हिस्से देखने को मिलते हैं। ये जो पठार आपका दक्कन ट्रैप का पठार कहलाता है, इधर जो है आपको कर्नाटक का पठार देखने को मिल जाएगा, इधर जो है कुछ हिस्सा में तेलंगाना का पठार देखने को मिल जाएगा और कुछ ऐसे मैदानी भाग जैसे मैसूर का पठार इधर देखने को मिल जाएगा। बाकी ये रॉयल सीमा क्षेत्र कहलाता है और इधर वाला ये पठार मालवा का पठार कहलाएगा और ये वाला जो है छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा और इधर जो है ये दंडकारण्य का पठार हो जाएगा। इसी से जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, छोटा सा टुकड़ा इतना सा ही अलग होकर के इस प्रकार से इधर की ओर गति कर जाता है और बीच में क्या बन जाता है, मालदा गैप बन जाता है। अब इधर देखिएगा, ये जो पठार का टुकड़ा है मैं निकाल करके अलग कर देता हूँ, ये जो है इस प्रकार से निकल करके अलग हो गया और ये जो है मान लीजिएगा मुख्य आपका प्रायद्वीप पठार। इनके बीच में जो गैप बन गया, इस गैप को क्या कहते हैं? कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मालदा गैप क्या है? क्या प्रश्न पूछा जाता है, मालदा गैप क्या है? तो प्रायद्वीप पठार को, जो मेघालय प्रायद्वीप पठार और मेघालय के पठार के बीच में जो एक गैप स्थित है, हालांकि वर्तमान में यहाँ से खूब नदियां आती हैं तो मलबा जो है यहाँ पर जमा कर दिया है, जिससे पुलाव वाला क्षेत्र यहाँ पर निर्मित हो गया है। तो कभी भी यहाँ पर जो है धसाव जैसी, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटना होने की संभावना रहती है। भूकंप में ऐसे क्षेत्र बहुत प्रभावित होते हैं क्योंकि पुलाव वाली जमीन है, ठोस जमीन नहीं है, तो वो जो आपदाएं होती हैं उनसे प्रभावित होती है। तो ये वाला पठार क्या कहलाता है आपका, ये वाला पठार शिलोंग का पठार, ये मेघालय का पठार कहते हैं। तो किससे मुख्य रूप से अलग हुआ है, आप कहेंगे प्रायद्वीप पठार से अलग हुआ है। चलिएगा, अराकोन योमा भाई पूर्व में स्थित है, ये जो है म्यांमार को क्या करता है, भारत से अलग करने का कार्य करता है। तिब्बत का पठार बहुत दूर स्थित है, उत्तर में है, हिमालय का पर्वत भी उत्तर में है। चलिएगा देख लेते हैं व्याख्या, प्रायद्वीप का पठार आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देखिएगा, मेघालय का पठार ये मुख्य रूप से प्रायद्वीप पठार से मालदा गैप, जो राजमहल गारो गैप भी कहलाता है, द्वारा क्या हुआ है, अलग हुआ है। प्रमुख अगर यहाँ पर पहाड़ियाँ देखेंगे, ये मान लीजिएगा आपका मेघालय का पठार है, इसमें जो पहाड़ियाँ आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी, गारो पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, खासी मिलेगी और जनजातीय पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ध्यान रखना, एक क्रम पूछ लेता है, इसी प्रकार से रट लेना है क्रम को, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंतियाँ यहाँ पर पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। देखिएगा, अभी यूपीएससी का एक बार का प्रश्न है कि गारो, खासी और जयंतियाँ मूल रूप से क्या है मेरे भाई, इसमें जो है ये पहाड़ियाँ, बात के इनका मूल रूप से नाम नहीं है ये पहाड़ियों का नाम, यहाँ पर ये जनजातियां गारो, खासी और जयंतियां, इन पहाड़ियों में जो है जनजातियां ये रहती थी। इन जनजातियों के निवास के कारण क्या बन गया है, इन पहाड़ियों का नाम बन गया है। यूपीएससी का एक प्रश्न है कि गारो, खासी और जयंतियां मूल रूप से क्या है, मेघालय में स्थित पहाड़ियां हैं। गलत जवाब है, ये मूल रूप से पहाड़ियां नहीं है, ये अपने मूल रूप में क्या है, जनजातियों के नाम है। वो जनजातियां वहां पर निवास करती हैं तो उन पहाड़ियों का नाम उनके नाम पर हो गया है, तो मूल रूप से ये पहाड़ियां नहीं है, ध्यान रखिएगा। कथन गलत था वो यूपीएससी का। वर्षा ध्यान रखेंगे, खासी पहाड़ियों की कीपाकार होने के कारण जो है यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती थी। इसी जो मेघालय के पठार में जो है आपको जो खासी पहाड़ी है, यहाँ पर जो है मासिन राम, जो मासिन राम, चेरापूंजी, दोनों स्थान इसी पठार में देखने को मिल जाएंगे। और ये पहाड़ियाँ जो कुछ इस प्रकार से कैसी हैं, ये कीप की आकार की हैं, फनल शेप में आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे मानसून यहाँ पर अगर एक बार घुस पाता है तो पूरी की पूरी वर्षा निचोड़ लेते हैं, मानसून वापस नहीं निकल पाता है, इसलिए पूरी वर्षा यहीं पर हो जाती है। तो जितना मानसून यहाँ इंटर करता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा लगभग 1100-1200 सेंटीमीटर जो है यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। जो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा है वो कहाँ पर होती है, मासिन राम में होती है इस बात। और ये कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। मेघालय की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है, शिलोंग पीक, यानी शिलोंग की चोटी जो है इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत का रूर कहा जाने वाला, जो रूर कहा जाने वाला छोटा नागपुर का पठार किस खनिज के लिए जो है जाना जाता है, आप क्या बताएंगे। पहली बात ध्यान रखेंगे, जो रूर शब्द है, ये रूर प्रदेश कहाँ पर स्थित है, जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में, अब देखिएगा ये क्या है, जर्मनी में एक नदी है, इस नदी का नाम क्या है, राइन नदी नाम है। क्या नाम है, राइन नदी। और राइन नदी के जो आसपास का क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, रूर प्रदेश कहलाता है। कौन सा प्रदेश कहलाता है, रूर प्रदेश कहलाता है। ये वाला प्रदेश जो है रूर प्रदेश कहलाता है। और ये जो प्रदेश है आपका किस लिए जाना जाता है, वहाँ पर कोयला के भंडार के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से भारत में एक नदी है जिसका नाम है क्या, दामोदर नदी, और इसके आसपास का क्षेत्र जो है छोटा नागपुर पठार के रूप में जाना जाता है। तो इससे तुलना किसकी की गई है, छोटा नागपुर के पठार से की गई है। तो ध्यान रखिएगा किसके लिए जाना जाएगा, ये कोयला और लोहा के लिए जाना जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। कोयला और लोहा के लिए भारत का रूर प्रदेश जाना जाता है, जो कि छोटा नागपुर का पठार, इसका जो मुख्य विस्तार झारखंड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ और
उड़ीसा में भी जो आपको यह पठार देखने को मिल जाता है, लेकिन मूल रूप से विस्तार आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। इसे खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। दामोदर नदी जो है इस पठार के बीचों बीच क्या होती है, भ्रंश घाटी से बहती है और इसे हजारीबाग का पठार और रांची के पठार में बांटती है। अगर मैं बात करूं ये कौन सा पठार है, तो आप कहेंगे ये जो है छोटा नागपुर का पठार है और इसके मध्य से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम क्या है, दामोदर नदी है। कौन सी नदी है फ्रेंड्स, दामोदर नदी। ऊपर वाला पठार जो है आपका कौन सा पठार कहलाता है, आप कहेंगे कि ये जो ऊपर वाला पठार है इसे हजारीबाग का पठार कह दिया जाता है। कौन सा पठार, हजारीबाग का। नीचे वाला पठार जो है रांची का पठार है। यहाँ पर विशेष प्रकार की कुछ पत्थर जैसे ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पाट भूमि कहते हैं। कई बार प्रश्न जो है आपसे पूछ लेता है पाट भूमि क्या है। नदियां बात करेंगे, यहाँ पर स्वर्ण रेखा, दामोदर और बराकर जो है इस पठार में मुख्य नदियां देखने को मिल जाती हैं। पाठ भूमि क्या देखिए आई है, यहाँ जो है उच्च समतल धरातल वाले क्षेत्रों को जो है पाठ भूमि कहा जाता है। विशेष प्रकार की जो है ये भू आकृतियां होती हैं, क्या है, आकृतियां। आगे बढ़ जाते हैं, चंबल नदी द्वारा निर्मित बीहड़ किस पठारी क्षेत्र की विशेषता है, तो आप क्या कहेंगे, किस पठारी क्षेत्र की विशेषता है। बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, दक्कन का पठार। में 1 से 10 सेकंड के अंतर्गत करता हूं मैं आपके माध्यम से, जो इन चीज़ों को क्लियर करने का अपन क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का मानचित्र है और यहाँ से जो है एक स्थान है जिसका नाम है जाना पाव की पहाड़ी, और जाना पाव की पहाड़ी से जो है आपको एक नदी निकलती हुई दिखाई देगी। इस नदी का नाम क्या है, आप कहेंगे चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। चंबल नदी जो क्या करती है, बहुत बड़े बड़े प्रकार के गड्ढे बना देती है, उन्हें क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये वाला पठार बुंदेलखंड देखने को मिलता है और ये वाला जो लगभग क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, मध्य भारत का क्षेत्र कहलाता है ये वाला क्षेत्र। और इधर से जो है आपका ये वाला पठार मालवा का पठार कहलाता है, ये वाला पठार। और इधर जो है नर्मदा घाटी हो जाएगी तो सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा। इधर जो है रीवा पन्ना का पठार, ये बघेलखंड का पठार इधर हो जाएगा। कौन सा आपका जवाब सही हो जाएगा कि बीहड़ कहाँ निर्माण करती है, तो भाई आप कहेंगे ना यहाँ पर जो है मध्य भारत का पठार है, तो मध्य भारत के पठार में जो चंबल नदी द्वारा क्या किया जाता है, बीहड़ के निर्माण किया जाता है। तो क्या सही जवाब हो जाएगा, क्या सही हो जवाब हो जाएगा भाई बताइएगा। कैसा प्रश्न, मुझे तो लगता है गलत ऑप्शन ही गलत दिए हुए है, क्योंकि दक्कन का पठार हो नहीं सकता, दक्कन का पठार हो नहीं सकता, बघेलखंड इधर है तो ये भी नहीं हो सकता, मालवा का पठार में भाई कहाँ मालवा का पठार, बुंदेलखंड में भी जो ये नहीं हो सकता। आपका सही जवाब जो आएगा, मालवा के पठार की जगह पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप मध्य भारत का पठार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, मध्य भारत पठार जो है कर लीजिएगा, क्योंकि मालवा का पठार का ही हिस्सा कई बार मध्य भारत को मान लिया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहा हूँ आपसे। पूछिए ये कौन सा स्थान है जहाँ से निकलती कौन सी पहाड़ी है, आप कहेंगे यह जो है सर जाना पाव पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, जाना पाव पहाड़ी है। कौन से जिला में स्थित है, आप कहेंगे इंदौर में है। चंबल नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहाँ जो है आपका राजस्थान हो जाएगा, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश की क्या है, ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कितनी ऊंचाई है, 965 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ जाते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। सही जवाब मालवा का पठार मान लेता है, ध्यान रखिएगा। अगर मध्य भारत का पठार होगा तो ज़्यादा बेस्ट सही होगा। अगली बात करते हैं, मालवा के पठार के बारे में देखिएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या है, ये पठार विस्तृत है और किससे निर्मित है, लावा से निर्मित है। समतल मैदान के रूप में जाना जाता है, किसी समतल मैदान के रूप में जो है जाना जाता है। एमपीपीएससी मेंस 2022 का सवाल उठा करके देखेंगे, लॉजिकल प्रश्न पूछा गया था कि मालवा का पठार समतल क्यों है। क्या प्रश्न पूछा गया था कि मालवा का पठार समतल क्यों है, क्योंकि इसका निर्माण जो फ्रेंड हुआ है क्षारीय लावा से हुआ है। किससे हुआ है, क्षारीय लावा से हुआ है। लावा के आधार पर जब पठार का निर्माण देखते हैं तो 2 प्रकार का लावा होता है, एक क्षारीय लावा, एक अम्लीय लावा। जो क्षारीय लावा होता है वो क्या होता है, पतला होता है और पतली चीज जो है समतल रूप में जमती है, रेदर देन विस्कस लावा की तुलना में। अपवाह देखें, यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं इस मालवा के पठार में, आप कहेंगे चंबल नदी, काली सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदियां जो है यहाँ से प्रवाहित होती हैं। ये बात नहीं कह सकते, केन नदी यहाँ पर नहीं है, बुंदेलखंड में ज्यादा करके बहती है। अगली बात करते हैं, बीहड़ की बात करें। चंबल नदी यहाँ पर अवनलिका अपर्दन करती है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि चंबल नदी जो अपर्दन करती है वो किस प्रकार का अपर्दन है। अवनलिका यानी कि बड़ी बड़ी की नाली बन जाना, गली इरोजन जो है करती है, जो इनके द्वारा क्या बन जाते हैं, बहुत गहरे बीहड़ों का निर्माण होता है, गड्ढों का निर्माण होता है। यहाँ पर जो है जलवायु सर्वश्रेष्ठ पाई जाती है। कैसी जलवायु, किसने कहा हुआ था, फाहियान ने कहा था कि मालवा के पठार में जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से, पद्मा के नाम से, मेघना के नाम से। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि
देखिएगा मैं 1 मिनट के अंतर्गत पूरा का पूरा जो है आपको क्या दे रहा हूँ, ब्यौरा दे रहा हूँ, समझ जाइए तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। इधर से जो एक नदी निकलती है उसका नाम क्या है, अलकनंदा नदी। इधर से एक नदी निकलती है उसका नाम है क्या, आप कहेंगे भागीरथी नदी, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों नदी मिल जाती हैं तब इसे क्या कहा जाता है, गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से। गंगा आगे बढ़ती है इस प्रकार से और इस प्रकार से यहाँ तक आती है, इसके बाद जो है इससे एक जो है अलग हो जाती है छोटी सी नदी, और इधर से जो है गंगा फिर आगे बढ़ती है और यह जो है आगे चल करके इस प्रकार से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो कूद जाती है। बंगाल की खाड़ी में कूदने से पहले यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार से आती है और ये जो है गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों की जब धारा, संयुक्त धारा, देखिएगा अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं बताता हूँ चीज़ें। इधर देखेंगे तो इस नदी का नाम कौन सा है, आप कहेंगे भागीरथी नदी है। कौन सी नदी है ये, कौन सी नदी है, आप कहेंगे भागीरथी नदी है। और ये कौन सी नदी है आपकी, जो है अलकनंदा नदी है। कौन सी नदी है, अलकनंदा जो नदी है। यहाँ पर कौन सी नदी है, अलकनंदा। इसमें 5 नदियाँ मिलती हैं, पंचप्रयाग का निर्माण होता है। इसमें जो है धौली गंगा मिलती है, क्या बात करते हो, हाँ धौली गंगा मिलती है। इसमें नंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी मिलती है, पिंडार गंगा मिलती है, ठीक है। और इधर से भागीरथी मिलती है। तो 5 प्रयागों का निर्माण होता है। प्रयाग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। आगे चल करके क्या बन गई, यहाँ पर जो है प्रयागराज में जो है क्या बात करते हैं भाई, उत्तराखंड में जो है यहाँ पर जो बनता है देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है, देवप्रयाग। देवप्रयाग जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, देवप्रयाग बनता है। वहीं से गंगा कहलाती है। ये गंगा आगे चल करके थोड़ा सा उत्तराखंड में बहती है, फिर जो है आपको उत्तर प्रदेश में पहुँचती है। उत्तर प्रदेश में पहुँचने के बाद आपको बिहार में देखने को मिलेगी, और बिहार के बाद जो है यह कहाँ देखने को मिलेगी, ये जो है मान लीजिएगा ये वेस्ट बंगाल में, यहाँ से यहाँ तक किसमें प्रवाहित होती है, पश्चिम बंगाल में जो है आपकी नदी प्रवाहित होती है। तो पश्चिम बंगाल में जो है इसे ये जो नदी जो क्या हो जाती है, जस्ट मिनट भाई रुकेंगे, ठीक है। तो भाई क्या रहता है कि अभी डर गया हूँ मैं थोड़ा सा, कैसे डर गया हूँ कि जो सिस्टम में रैम लगी है, लोड पड़ता है तो क्या होती है, आवाज़ देती है। तो मैं कह रहा हूँ क्या भाई विस्फोट तो नहीं कहीं हो रहा है, एकदम से ब्लास्ट हो जाए तो अपने क्या हम भी ब्लास्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है वो। खैर चलिएगा देखते हैं, क्योंकि क्या रहता है कि भाई काम लगातार चलता रहता है, सुबह से शाम तक जो है आपका जो है पीसी ऑन रहते हैं, और जो है सिस्टम में बहुत अलग अलग प्रकार की प्रोसेसिंग होती रहती हैं। तो ऐसे में काम चलता है, तो इधर से कनेक्शन से लाइट दी जाती है, उधर से कुछ कनेक्ट है कुछ कनेक्ट है, तो दिन भर चलने से क्या है मतलब वो गर्म हो जाता है सिस्टम। चलिएगा खैर देखते हैं, ये क्या है आपका वेस्ट बंगाल है। नदी कहाँ पर पहुँचती है, वेस्ट बंगाल में जब गंगा नदी पहुँचती है तो 2 भागों में टूट जाती है, ठीक है। जो एक भाग अलग होता है उसे क्या बोल देते हैं, हुगली बोल देते हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है, जो गंगा को से भाग अलग होता है जिसे गंगा की वितरिका कहलाती है, क्या कहलाती है, वितरिका कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में जो है अलग हो जाती है। पुनः से इसे जो है वेस्ट बंगाल में क्या कह दिया जाता है, गंगा से जैसे ही ये अलग होती है तो वेस्ट बंगाल में से क्या कह दिया जाता है, इसका पुनः नाम क्या हो जाता है, भागीरथी जो है इसे पुनः कहा जाने लगता है, ठीक है। भागीरथी कहा जाने लगता है। और यही नदी जब आपकी कहाँ पर पहुँचती है, यही नदी आपकी जब बांग्लादेश में पहुँचती है, कहाँ पर पहुँचती है, ये देखिएगा भाई, ये यहाँ से लगा करके जो यहाँ तक का स्थान है, यहाँ तक का स्थान है, इसे क्या कहते हैं, ये बांग्लादेश में है, ठीक है। बांग्लादेश में जहाँ ये नदी पहुँचती है, कहाँ पहुँचती है, बांग्लादेश में यह नदी पहुँचती है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसी जो है भागीरथी नदी को आगे चल करके पद्मा कहा जाने लगा था। कहाँ पर कहा गया पद्मा, बांग्लादेश में। देखिएगा पहले गंगा बनी है, गंगा जो है जब तक अलग नहीं हुई, इसकी 2 धाराएं जहाँ हो गई, एक हुगली और दूसरी धारा क्या कहलाने लगी, जो मुख्य धारा है वो भागीरथी। यही भागीरथी जब बांग्लादेश में पहुंची उसे क्या कहा गया, पद्मा कहा गया। जब अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, तो मिलने के बाद जो कि दोनों की संयुक्त धारा बहती है उसे क्या बोल देते हैं, मेघना बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेघना। और यही जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। दिमाग सही चल रहा है ना, तो दिमाग में जो है अंतर नहीं लाना है। 3 शब्द हैं, जमुना, मेघना, भागीरथी, गंगा, अलग अलग जो है बदलते रहते हैं, ध्यान रखना। पहले इसे सांगपो कहा जाता है, इस नदी को जो वहाँ से निकलती है सांगपो कहलाती है। यहाँ पर आती है तो दिहांग कहलाती है, दिहांग दिबांग, ठीक है। असम में जो है इसी को ब्रह्मपुत्र कह दिया जाता है। बांग्लादेश में जो है ये सब चीज़ें अपन जो है कर चुके हैं, डिटेल वाली क्लास देखिएगा, मज़ा आ जाएगा उसमें। तो क्या सही हो जाएगा। लेकिन भाई डिटेल वाली क्लास आप क्या करोगे, एक बार कर लोगे, दोबारा जब रिवीजन नहीं होगा तो कैसे मजा आएगा। तो वैसे जो क्या करना है आपको, रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है। और मैं कहता हूँ, मैं ये मतलब प्रशंसा नहीं अपनी खुद की कर रहा हूँ, इससे बेस्ट जो है रिवीजन का ऑप्शन नहीं है। मतलब अभी कोई जो है ऐसा आपको नहीं पढ़ाता होगा कि एक टॉपिक जो है पूरा का पूरा
क्वेश्चन ये टॉपिक ही क्वेश्चन निपटा दे, ऐसा नहीं पढ़ाता कोई भी, क्योंकि भाई अगर ऐसा पढ़ाएंगे तो इनकी सभी लोगों की जो है कोचिंग बंद हो जाएंगी। वो पैसों में ऐसा पढ़ाते हैं और अपन क्या है पैसों में नहीं पढ़ा रहे हैं, ये फ्री चीज़ें हैं, तो फ्री जो है कोचिंग वाले ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे अपनी पैड कोर्स में पढ़ाएंगे। गंगा नदी बांग्लादेश में जो किस नाम से जानी जाती है, आप क्या कहेंगे, पद्मा के नाम से जानी जाती है। जमुना जो है ये क्या कहलाती है, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसे क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है कहाँ पर, बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जानते हैं। मेघना क्या है, ये दोनों संयुक्त धारा जो क्या है दोनों की मेघना है। और सांगपो क्या है, ब्रह्मपुत्र में जो है ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में जो नाम क्या होता है, सांगपो कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका पद्मा। उद्गम की बात करें तो जो गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, भागीरथी नदी निकलती है। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा के मिलने के बाद क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। लंबाई इसकी बात करें 2525 किलोमीटर है, जो भारत की क्या है सबसे लंबी नदी है गंगा। संगम की बात करें, संगम कहाँ पर है, यहाँ पर यमुना जो नदी मिलती है संगम में मिलती है, प्रयागराज में है आपका। प्रयाग का मतलब ये होता है मिलन। डेल्टा ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर जो गंगा नदी बनाती है। राष्ट्रीय नदी जो गंगा नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और गंगा में जो है डॉल्फिन भी पाई जाती है, जो कि डॉल्फिन क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे 2009 में जो है घोषित किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, आप कहेंगे यमुना जो है गंगा की जो क्या है सबसे लंबी सहायक, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। यमुना का उद्गम स्थान क्या है, तो ये क्या कहेंगे, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसे बंदरपूंछ ग्लेशियर भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में स्थित है। मानसरोवर झील से ध्यान रखिएगा, दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है आपका सिंधु नदी और एक का नाम है आपका क्या कह सकते हैं भाई, जो भी ये क्या नाम पढ़ा था, ब्रह्मपुत्र भी कह सकते हैं। हालांकि ब्रह्मपुत्र से डायरेक्ट नहीं निकलती है ब्रह्मपुत्र, वहां से सेमांग युगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो आप क्या बताएंगे, जो नर्मदा नदी है। नर्मदा के साथ साथ में जो सोन नदी है, दोनों कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। गोमुख ग्लेशियर, चलिए ठीक है, क्या गंगा निकलती है देख लेते हैं। यमुना गंगा की थोड़ी सी अगर यहाँ पर मैं बात कर दूँ तो कौन कौन से, यूँ मान लीजिएगा ये आपकी क्या है, गंगा नदी है, ठीक है। समझने के लिए बता रहा हूँ, इसकी सहायक नदी आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो एक नदी जो इधर से देखेंगे तो आपकी कौन सी हो जाएगी भाई, सबसे जो बेनगंगा, बेनगंगा जो क्या है इसकी सबसे प्रथम सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। बेनगंगा हो जाएगी। और कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, अरे भाई लखनऊ किस शहर के किनारे बसा हुआ, गोमती नदी जो क्या हो जाएगी, इसकी सहायक नदी हो जाएगी गंगा की। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो कोसी नदी भी क्या हो जाएगी, गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर बागामती, बाहामती बोलते हैं, बागामती, ठीक है, बागामती नदी भी क्या हो जाएगी, इसकी सहायक नदी हो जाएगी। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर एक जो है महानंदा भी क्या हो जाएगी, गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। ये उत्तर से सहायक नदियाँ हैं, इधर से देखेंगे और ठीक है, इधर से अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से जो है गंगा की सहायक नदियों में क्या हो जाएगी, यमुना जो है मुख्य सहायक नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, यमुना हो जाएगी। साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पर जो है सोन क्या हो जाएगी, एक सहायक नदी हो जाएगी। यहाँ पर जो है पुनपुन जो है आपकी क्या हो जाएगी, पुन 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 सहायक नदी हो जाएगी। और यहाँ पर जो है एक आपको टोन्स या जैसे तमसा नदी कह दिया जाता है, यह भी जो इसी की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक, गंगा की क्या है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है मतलब व्याख्या, यमुनोत्री से जो क्या होता है, यमुना नदी उद्गम होता है। यमुना जो है गंगा की क्या है सबसे बड़ी सहायक नदी है। और बात करेंगे यहाँ पर प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे, यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये क्या है यमुना में मिलने वाली जो है नदियाँ होती हैं। किनारे स्थित शहर, तो यमुना नदी के किनारे जो स्थित शहर है वो कौन है, दिल्ली शहर है, आगरा शहर है, मथुरा और प्रयागराज जो है यमुना के किनारे स्थित है। कई एक बार प्रश्न पूछा गया है, जो फतेहपुर सीकरी है या आगरा का किला है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखना यमुना नदी के किनारे स्थित है। चंबल की अगर बात करेंगे तो चंबल जो है यमुना की क्या है सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि मऊ मध्य प्रदेश यानी कि इंदौर जिला से क्या है निकलती है। आगे बढ़ जाते हैं, सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार भारत की किन तीन नदियों के जल का उपयोग जो है भारत किन तीन नदियों के जल का उपयोग जो है 80% करता है, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी और जस्ट मिनट देखिएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, सिंधु जल समझौते की बात करते हैं, सिंधु समझौते की बात करते हैं, तो इसमें जो है चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो है ये ऑपरेशन चर्चा में रहता है, भारत धमकी देता रहता है पाकिस्तान को पानी बंद कर देंगे। तो ध्यान रखना ये समझौता, पहली बात ध्यान रखना कब हुआ था, तो आप कब कहेंगे 1960 में। किसके सहयोग से हुआ था, तो आप कहेंगे विश्व बैंक ने जो है ये समझौता करवाया हुआ था। इस समझौते के जो है दो पक्ष थे, क्या है दो पक्ष थे कि जो भारत है क्या है, एक देश क्या है भारत है, इन दोनों के मध्य में हुआ था। और एक देश कौन सा है, पाकिस्तान है। ये क्या है, सिंधु नदी में जो नदियां हैं उन कौन सी नदियों का कौन कितना पानी उपयोग करेगा, भारत ध्यान रखिएगा क्या करेगा,
80% पानी उपयोग करेगा, भारत जो है 80% पानी उपयोग करेगा, भारत जो है 20% पानी उपयोग करेगा। इसी प्रकार से पाकिस्तान भी किन नदियों का 80% पानी उपयोग करेगा और किन नदियों का 20% पानी उपयोग करेगा। जो ऊपर की 3 नदियां हैं, ऊपर की जो 3 नदियां हैं कौन कौन सी, एक है आपकी सिंधु, क्या नाम है, सिंधु, एक का नाम है आपकी झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब। ये जो 3 नदियां हैं इनका 80% पानी जो क्या करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा, बाकी इन्हीं 3 नदियों का 20% पानी जो है क्या करेगा, भारत यूज करेगा। लेकिन ज्यादा किसका अधिकार है, पाकिस्तान का। वहीं जो नीचे की 3 नदियां हैं, नीचे की जो 3 नदियां हैं उनका क्या नाम है, जो नीचे की 3 नदियां हैं एक का नाम है आपका रावी, क्या नाम है, एक का नाम है रावी, एक का नाम है व्यास और एक का नाम है सतलज। ये जो नीचे की 3 नदियां हैं इनका 80% पानी इंडिया यूज करेगा और इनका जो है 20% पानी जो है नल्ला पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये समझौता क्या है, सिंधु जल समझौता है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत किन 3 नदियों का जल जो है 80% उपयोग करेगा, तो ये वाली का रावी व्यास सतलज कहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है भाई, सतलज रावी व्यास। तो बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं सतलज रावी व्यास सही ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या में देखिएगा, सिंधु नदी तिब्बत के जो है बोखरचू हिमनद, ये मानसरोवर झील से क्या होती है, निकलती है। पंचनद की बात करें, इसमें 5 नदियों को शामिल किया जाता है। सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज को जो है शामिल किया जाता है। ये क्या है, इसकी पांचों की पांचों क्या है, सहायक नदियां हैं। चिनाब की बात करेंगे, ये क्या है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और लेह बात करें, सिंधु नदी के किनारे जो है दाएं तट पर स्थित शहर है। अगर आपसे पूछे लेह शहर किस नदी के किनारे स्थित है, आप क्या बताएंगे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहाना अगर बात करें तो सिंधु नदी कराची पाकिस्तान के पास में जो है अरब सागर में क्या हो जाती है, मिल जाती है। आगे बढ़ जाते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो अभी हमने देखा हुआ था कि दिहांग सांगपो जमुना लोहित, तो क्या कहेंगे जो है इसे सांगपो के नाम से तिब्बत में जो है जाना जाता है। जमुना कहाँ पर जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और लोहित जो है इसकी एक प्रकार की सहायक नदी है। और दिहांग जो है क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र जो है कहाँ पर कहा जाता है, आप क्या कहेंगे, असम में जो है इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। किसको, उसी नदी को। आगे बात कर लेते हैं, देखते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे चेमांग सांगपो आपका सही जवाब हो जाएगा। चेमांग युंगडुंग जो ग्लेशियर है तिब्बत से क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और तिब्बत में जो है इसे किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में जो है इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जानते हैं। भाई साहब याद कर लीजिएगा, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स से, वादा है, ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। उस दिन जो है आपको क्या होगा, एहसास होगा भाई सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस जो है सही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि प्रैक्टिस ने आपको परफेक्ट नहीं बनाया हुआ। तो परफेक्ट बनने के लिए अभ्यास कीजिएगा, डेली टेस्ट दीजिएगा, वरना जो है क्या होगा, हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि कहाँ पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, और ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भाई कंटेंट की आप वो देखिएगा, कितनी जानकारी एक लाइन में जो है आपको 5-5 क्वेश्चन, क्या है, 4-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये जो है आपको एक लंबे समय के बाद में जब कई बार असफल होंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि भाई हर लाइन में क्या होता है, एक प्रश्न होता है, बस हमारा नजरिया जो है उस हिसाब से नहीं होता। तो समझिएगा, जो है हर जो मैं अलग अलग चीजें कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, हर प्रश्न जो है सब पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप जिसे माजुली द्वीप कहते हैं, इसका निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। किस राज्य में स्थित है, असम में। यहाँ पर ध्यान रखना, सोनोवाल जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति, यहाँ पर जो है सोनोवाल जनजाति पाई जाती है। यह क्षेत्र चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसी से आते हैं। माजुली को जो है एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। मोहाना की बात करें, जो ये नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये मतलब गंगा जिसे पद्मा भी कहा जाता है के साथ मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह जो है सुंदरबन डेल्टा के निर्माण में भी क्या करती है, योगदान देती है। जो कि सुंदरबन डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के द्वारा जो है क्या है, बनाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, आप क्या कहेंगे, दक्षिण की गंगा या किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण भारत की गंगा या फिर वृद्ध गंगा, ठीक है, कहा जाता है। क्योंकि दक्षिण भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग कितनी देखने को मिलती है, 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई देखने को मिल जाएगी। और जो कृष्णा की लंबाई है आपकी 1401 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। कावेरी की लंबाई बहुत कम है भाई, 800 की समथिंग देखने को मिल जाएगी, 800 के लगभग, एग्जैक्ट नहीं मैं स्टार लगा रहा हूँ। महानदी ये भी जो है 700-800 की समथिंग देखने को मिल जाती है। अब देखिएगा गोदावरी का जो प्रश्न है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है क्या, नासिक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, नासिक जिला है,
और पहाड़ी की बात करें, महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक जिला महाराष्ट्र में स्थित है। और पहाड़ी की बात करें, त्र्यंबक पहाड़ी से जो है ये नदी निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? त्र्यंबक पहाड़ी से। इस प्रकार से नदी निकल करके कहाँ गिर जाती है? तो आप कहेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जो है ये नदी गिर जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती। चलिएगा देख लेते हैं, गोदावरी आपका सही जवाब हो जाएगा। गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जो कि नासिक जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी विशेषता क्या है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां देखेंगे, बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा और इंद्रावती क्या है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अफवाह बात करेंगे तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये बात गलत लिखा हुआ है। हाँ, बड़ा डेल्टा सही है, लेकिन सबसे बड़ा डेल्टा नहीं कह सकते क्योंकि लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो बड़ा डेल्टा क्या है? एक बहुत मतलब काफ़ी बड़े डेल्टा का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। आगे बढ़ जाते हैं। महाबलेश्वर से निकलने वाली प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, अभी हमने जब पहाड़ियाँ देखी हुई थी तो वहाँ पर पढ़ा था कि महाबलेश्वर पहाड़ी जो आपकी महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और इसकी लंबाई आपको 1401 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। कृष्णा नदी पर जो है आपको अलमाटी बांध देखने को मिल जाएगा। कौन सा बांध देखने को मिल जाएगा? अलमाटी बांध। बचपन में माटी कौन खाता था? कृष्ण जी जो है इसमें क्या करते थे? माटी खाते थे। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से देखने को मिलेगा? ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है इनका उद्गम देखने को मिल जाएगा, जो कि कर्नाटक में पड़ती है। इसे पुष्पागिरी पहाड़ी भी कहते हैं। गोदावरी अभी हम जो है कर चुके हैं। और तुंगभद्रा नदी जो है क्या है? कृष्णा की जो है प्रमुख सहायक नदी है। चलिएगा व्याख्या देख लेते हैं। देखेंगे कृष्णा नदी जो है ये पश्चिम घाट के जो है महाबलेश्वर पहाड़ से निकलती है। और महाबलेश्वर पहाड़ ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र स्थित है। फ्रेंड्स, क्या स्थित है? राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। एमपीपीएससी के सिलेबस में रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लिखा हुआ, ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं, सहायक नदियां कौन कौन सी है कृष्णा की? जो है तुंगभद्रा सबसे प्रमुख सहायक नदी है। कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी। मूसी मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है क्योंकि इसके किनारे एक प्रमुख शहर हैदराबाद जो है बसा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। जल विवाद ध्यान रखिएगा, जो कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। मोहाना जो है यह बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? यह नदी गिर जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। दक्षिण भारत की वह नदी कौन सी है जो अपनी पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा कहलाती है और वर्ष भर जल से जो है भरी रहती है? तो ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे जो वह नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। कहाँ से उद्गम होता है? आप क्या कहेंगे? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है कावेरी नदी का ब्रह्मगिरी पहाड़ी से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त कर लेती है, इसलिए वर्ष भर क्या रहती है? जल से भरी रहती है। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेता है कौन सी नदी है जो दोनों मानसून से यानी कि लौटते हुए मानसून से और आने वाले मानसून से, जरा दरअसल देखिएगा ये जो है क्या है? दक्षिण भारत का मानसून है, सॉरी मैप है। और यहाँ से जो है इस प्रकार से कर्नाटक से एक नदी निकलती है, इस प्रकार से तमिलनाडु की ओर प्रवाहित होती है। अब देखेंगे 1 जून को भारत में क्या होता है? मानसून इस प्रकार से एंटर करता है। मानसून जो है इधर से ऐसे ऐसे चला जाता है, इस प्रकार से भारत की ओर जो है ऐसे जाता है। ठीक है, यहाँ पर छूट जाता है। अब जो है यही मानसून क्या होगा? लौट करके आएगा। तो जाने में भी यह नदी वर्षा प्राप्त कर लेती है, लौट करके आता है तो यहाँ पर जो है वर्षा कर देता है तमिलनाडु के तट पर, जैसे कोरोमंडल तट कहते हैं। दोनों मानसून से क्या करती है? वर्षा प्राप्त करती है। कावेरी नदी हो जाएगी। व्याख्या देख लीजिएगा। कावेरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित है और इन्हें पुष्पागिरी की पहाड़ी भी कहा जाता है। अफवाह जो है कहाँ कहाँ बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और देखेंगे इसे जो है उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम यानी कि दोनों मानसूनों से क्या करती है? जल मिलता है, इसलिए क्या है? सदा नीरा नदी यानी कि वर्ष भर जो है पानी में रहती है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर। हमारा जो है फ्रेंड सेकंड लास्ट प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है जिसमें जो फुमड़ी तैरते हुए पाए जाते हैं द्वीप? देखिएगा, अगर आपसे पूछता है मीठी पानी की झीलों की, अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? मीठे पानी की झीलों की। तो अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? बुलर झील जो है ये क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर आपसे पूछे अगर पूर्वोत्तर भारत की पूछता है तो पूर्वोत्तर भारत की कौन सी हो जाएगी आपकी? वो जो है लोकटक झील आपकी सही हो जाएगी। किस राज्य में देखने को मिलेगी? आपको मणिपुर राज्य में देखने को मिल जाएगी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर तैरते हुए जो द्वीप पाए जाते हैं, कई बार प्रश्न पूछता है, फुमदी कहलाते हैं जो तैरते हुए यहाँ पर द्वीप पाए जाते हैं। और इन्हीं द्वीपों को मिलाकर के क्या किया गया है?
एक नेशनल पार्क घोषित किया गया है, जिसे केवल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछता है केवल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्या बताएंगे, इसी झील के ऊपर स्थित है। चिल्का झील जो है ध्यान रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। यह जो है ध्यान रखना किसी है, ये खारे पानी की झील है। कौन से पानी की झील है, खारे पानी की, और एक तटीय झील है। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी, ये भी सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिएगा। और कैसी है, ये भी खारे पानी की झील है, लेकिन ध्यान रखना ये कैसी है, देश के अंदर स्थित, यानी कि आंतरिक। आपसे पूछे कि देश के अंदर या यानी कि आंतरिक स्तर पर जो स्थित देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, सांभर झील हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान रख लेना चीजों को। अगर भारत की आपसे पूछे सबसे ऊंची झील पूछे, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो इनके जवाब भी आपको क्या करना है, देना है। कैसे दोगे, ऊंची झील में ध्यान रखना चोलामू झील जो है भारत की क्या है, सबसे क्या है, ऊंची झील है। और सबसे जो लंबी झील है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, बेम्बानाथ झील हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेम्बानाथ झील हो जाएगी। एक बार प्रश्न और पूछा हुआ है कि जो कयाल है वो क्या है, कयाल। तो कयाल क्या है, जो लैगून झील होती हैं, क्या होती हैं, जो लैगून झील होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। और कहाँ पर ऐसी झील होती है, केरल में जो लैगून झीलें पाई जाती है। लैगून झील का मतलब होता है जो समुद्र किनारे झील होती है, लैगून झील कहते हैं। ठीक है, बुलर झील कहाँ पर है, ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं और बता दूं भाई, चिल्का झील उड़ीसा में हो जाएगी, बुलर झील और ये जो है सांभर झील आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं व्याख्या। लोकटक झील आपका सही जवाब हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर जो है तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, जिसे केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसी झील में है। चिल्का झील ध्यान रखिएगा उड़ीसा में, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील, यानी कि लैगून का मतलब क्या होता है, तटीय झील। तटीय झील जो सबसे बड़ी कौन सी है, खारे पानी की तटीय झील कौन सी है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि झेलम नदी द्वारा बनाई जाती है और कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं, अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, पेंगोंग गोत्सो झील, चोलामू झील, या फिर देवताल झील, या फिर लोनार झील। तो आप कहेंगे चोलामू झील जो है ये सबसे बड़ी ऊंची स्थित झील है भारत में। और कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा कि सर यह जो है सिक्किम राज्य में हमें देखने को मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, सिक्किम राज्य में। और लोनार झील जो है ध्यान रखिएगा, इसे जो है ये उल्का पिंड के द्वारा, या यूं कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की क्रेटर झील का भी उदाहरण है। कैसी है, क्रेटर झील का भी उदाहरण है। कहाँ पर देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र राज्य में। देवताल आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगी। पैंगोंगोत्सो ये जो है शायद लद्दाख में देखने को मिल जाएगी। चोलामू झील आपका सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे चोलामू झील जो है सिक्किम में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची झील है, जहां से तीस्ता नदी क्या होती है, निकलती है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यह एक क्रेटर झील का उदाहरण है, जिसका निर्माण जो है उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। सांभर झील राजस्थान में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। और बेम्बानाड झील जो है केरल राज्य में स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील है, जहाँ नौकायन प्रतियोगिता होती है, जिसे नेहरू ट्रॉफी कहा जाता है, बल्लम काली प्रतियोगिता है। मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पर जो है हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप जो है आपको फैक्ट जो है अच्छे लगे होंगे, रिवीजन आपका ठीक हुआ होगा। दिएगा धन्यवाद। पीडीएफ आपको जो है कहाँ पर भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि भाई क्या है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाए। दरअसल क्या होता है भाई, एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिलता है आपकी जो है सेवा के लिए, ये टाइम पर्याप्त नहीं होता है। तो कुछ लोग क्या कीजिएगा भाई, इतना सहयोग कर दिया करिएगा। कैसा सहयोग करना है आपको, ऐसे जो लोग जो है टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, लगातार जैसे देखते हैं, तो कई लोगों की शिकायत रहती है कि भाई हमें जो जिस टेस्ट का क्या होना है, रिवीजन होता है। अपन दो टेस्ट चलाते हैं, एक जो है डेली क्लास का, इस क्लास का टेस्ट होगा, एक रिवीजन टेस्ट होगा। और रिवीजन टेस्ट के लिए जो है क्या होता है, एक निश्चित टॉपिक होता है, तो टॉपिक जो है लगातार आगे बढ़ता है। जैसे आज 50 नंबर का हो चुका है, तो अगले दिन जो होगा क्या होगा, 51 नंबर का टॉपिक होगा। ठीक है, तो अब जो लोग जो है क्या करते हैं भाई, प्ले लिस्ट से क्लास देख लेते हैं कि 51 नंबर में जो टॉपिक है, तो भाई आप देख रहे हैं तो क्या करना है, वहाँ से शेयर बटन पर क्लिक करना है, वही लिंक जो है आपको टेलीग्राम में भेज देना है, ताकि जो है
ये उनका जो है सवाल पूरा हो जाएगा। जो लोग कहते हैं सर हमें क्लास नहीं मिलती है, तो रिवीजन वाली टेस्ट क्या है, जो लोग भी देखिएगा भेज दीजिए करिएगा, उसमें कोई आपका कोई पैसा नहीं लगना है कहीं पर। तो ये क्या है, कुछ ऐसी भावना बनाइएगा टीम वर्क की, जो एक दूसरे का जो क्या है सहयोग करने के लिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि जो टेलीग्राम में आपका सवाल पूछा जाता है मैं ही जवाब दूँ। जो लोग भी क्या करते हैं देखते हैं, अगर आपको जवाब पता है तो उचित जवाब अगर दे सकते हैं तो दे दी करिएगा, ताकि जो है उनका भी सवाल पूरा हो जाए और हमें भी जो है कुछ लगे कि हाँ जो है जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसी भावना रखते हैं। तो सिर्फ स्वार्थी नहीं बनना है, ठीक है। अन्यथा जो क्या है इसका प्रभाव दूसरों के लोगों पर भी पड़ता है, क्योंकि आप जो क्या है एक समाज के आदर्श बनने वाले हैं, भविष्य के अधिकारी हैं। और मैं इतना ही कहूँगा अब कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ये थक कर न बैठ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। बदल जाएगा भाई, मेहनत से कुछ भी बदल जाता है, ठीक है। अगर किस्मत पर भरोसा करोगे तो उतना ही मिलेगा ना जितना तकदीर में लिखा हुआ है। लेकिन मेहनत जो है वो कुंजी होती है, ध्यान रखिएगा। यमराज से भी क्या है आपकी तकदीर लिखवा देगी। बस इतना तुम कर्म तो कीजिएगा कि जो है इतना कर्म आपका भारी होना चाहिए कि जो है मंजिल खुद पूछे भाई कि अब तकदीर जो है तुम्हारी मेहनत पर बन चुकी है। चलिएगा, मुझे इस बात पर भरोसा रहता है अक्सर। चलिए, धन्यवाद।